कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियांग फेंग इस नई दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से उसका स्वागत एक बहुत ही अपमानजनक मंजर के साथ होता है। जियांग फेंग को उसकी मंगेतर यू लुओयी सबके सामने खारिज कर रही है और सगाई तोड़ रही है, लेकिन ठीक इसी लम्हे में जियांग फेंग के अंदर छिपा हुआ शक्तिशाली डेस्टिनी सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है। यू लुओयी बड़ी ही बेरुखी और घमंड के साथ एक चमकदार गोली आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जियांग फेंग, ये स्पिरिट नरिशिंग पिल तुम्हारी और मेरी इस सगाई के कार्मिक संबंध को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी है। आज के बाद से हमारी सगाई हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी है। वहाँ खड़े लोग ये देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अरे वाह, इस कचरे जैसे लड़के के बदले में एक शानदार स्पिरिट नरिशिंग पिल मिल रही है। ये तो जियांग फेंग के लिए बहुत बड़ा फायदा है। मिस यू वास्तव में कितनी दयालु और दिलदार है। तभी यू लुओयी की वफादार दासी श्वेर थोड़ा आगे बढ़कर ताना मारते हुए कहती है कि ऐ लड़के, तुम बस अगले 3 साल तक किसी तरह खुद को संभाल कर रखो, फिर हमारे यंग मास्टर तुम्हें तुम्हारी पुरानी फॉर्म और शिखर तक पहुंचने में मदद करेंगे, ताकि इन 3 सालों की दया का एहसान चुकाया जा सके। तभी जियांग फेंग अपनी अंगूठी की तरफ देखता है, जिसमें एक रहस्यमयी आत्मा निवास करती है। वो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि सगाई टूटने का सिस्टम, उंगली में अंगूठी और अंदर एक रहस्यमयी दादी या सीनियर की आत्मा, गॉड हेवेंस, ये तो किसी महान हीरो का परफेक्ट सेटअप है। फिर जियांग फेंग बेहद ही रौबदार आवाज में दहाड़ते हुए कहता है कि नदी के 30 साल पूर्व और 30 साल पश्चिम कभी भी किसी गरीब या युवा इंसान की काबिलियत को कम आंकने की भूल मत करना। क्या पता ये जियांग फेंग कल को अपना खोया हुआ टैलेंट वापस पाकर फिर से पूरी दुनिया पर छा जाए। यू लुओयी ये सुनकर एक ठंडी और मगरूर हंसी हंसती है और कहती है कि 30 साल, ठीक है, 30 साल का वक्त काफी है। 30 साल बाद हम लुओयून सेक्ट में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम उस दिन मुझे हराने में कामयाब रहे तो मैं यू लुओयी खुद जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी। पास खड़े चमचे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा यंग मास्टर भी ना कितना जिद्दी है। क्या ये सच में इस 30 साल वाली बकवास पर यकीन कर रहा है? जियांग फेंग की आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं आज भी जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुम जैसे 2 मामूली कुत्तों की मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कैसे हुई? यू लुओयी का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है कि जियांग फेंग, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हो। इतना भयानक गुस्सा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सगाई तुमने तोड़ी है। मैंने नहीं, तुम 30 साल की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जियांग फेंग उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि 30 साल बहुत लंबा समय होता है। मुझे डर है कि तुम उतनी उम्र तक मुझे जिंदा ही न देख पाओ। शुएर बीच में आकर कहती है कि हाँ, किसी नौजवान के पोटेंशियल को कम नहीं आंकना चाहिए। जियांग फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि 30 दिन नहीं, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन नदी के पूर्व और 3 दिन पश्चिम। आज से ठीक 3 दिन बाद अगर मैं और तुम इस जंग में हार गए तो जो हारेगा वो दूसरे का गुलाम बनेगा। ये सुनकर पास खड़ी जियांग शुएर घबरा जाती है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि जियांग शुएर का रिजेक्शन वैल्यू और रिजरेक्शन स्टोन बढ़ चुका है। शुएर चिल्लाती है कि जियांग फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? 3 दिन में तो कोई कुत्ता भी तुम्हारी मदद करके तुम्हें नहीं जिता सकता। जियांग फेंग मन ही मन सोचता है कि हाँ, कोई कुत्ता मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये सिस्टम मुझे पल भर में राजा बना सकता है। वो तुरंत सिस्टम में अपनी मैग्नेटिक डिस्टेंस और इग्नोरेंट बॉडी रियल्म चैलेंज को सेट करता है। वहाँ खड़े तमाम लोग और शहर के एल्डर्स जियांग फेंग की ये शर्त सुनकर दंग रह जाते हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं कि जियांग फैमिली का ये यंग मास्टर सच में सिरफिरा और पागल हो चुका है। 3 दिन में ये क्या कर लेगा? 3 दिन के अंदर तो ये नदी के पानी में डूब कर मर जाएगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड यांग आगे बढ़ते हैं और आदर से कहते हैं कि अगले 3 दिनों तक यंग मास्टर और एल्डर्स का हमारे गरीब खाने में रुकना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। यू लुओयी का साथी थोड़ा चिंतित होकर कहता है कि यू लुओयी जानता है कि तुम पहले ही डाओ पैलेस के 5-8 लेवल पर पहुंच चुके हो, फिर भी इस लड़के ने तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन दूसरा साथी हंसकर कहता है कि अरे, वो तो अभी सिर्फ फिजिकल बॉडी रेल्म पर पड़ा हुआ कचरा है। 3 दिन तो क्या, अगर उसे 30 साल भी दे दिए जाएं तब भी वो तुमसे नहीं जीत सकता। शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। दूसरी तरफ अपने कमरे में अकेला बैठा जियांग फेंग अपनी अंगूठी से बात करता है। वो कहता है कि सीनियर, आखिरकार आपने बाहर आने का फैसला कर ही लिया। क्या आप अपनी इस 3 साल की रिहाइश से खुश हैं? अंगूठी के अंदर से एक रहस्यमयी दिव्य आत्मा बाहर निकलती है और चिढ़कर कहती है कि तुम्हारे इस ताने का क्या मतलब है? जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि आपने 3 सालों तक मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख ली, मजे किए। क्या ये सच नहीं है? वो सीनियर आत्मा गुस्से में कहती है कि मैं किसी मरते हुए इंसान के मुंह नहीं लगती। जियांग फेंग हंसते हुए कहता है कि शुक्रिया सीनियर, आप इंसान को तसल्ली देने में बहुत माहिर हैं, तभी तो आप इस हालत में अपाहिज बनकर मेरी अंगूठी में पड़े हैं।
अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 दिन में कोई भी आम इंसान यू लुओयी को नहीं हरा सकता। सीनियर आत्मा थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही। मुझे तो बस इस बात का डर है कि तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक और खौफनाक होगी कि दुश्मनों के पैरों तले मेरी ये अंगूठी भी चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने इस घर की चिंता है। जियांग फेंग कहता है कि तो चुप रहिए। सीनियर कहती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। 3 दिन बाद जब मुकाबला होगा तो मैं अपनी डिवाइन सोल से तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी, यानी पॉजेस कर लूंगी, और तुम्हारी जगह मैं उससे लड़ूंगी। जियांग फेंग पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। सीनियर कहती है कि तुम्हें बस अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर मुझे देनी होगी। मैं धीरे धीरे तुम्हें बचा रही हूँ। जब मैं तुम्हें बचा लूंगी तो मैं अपनी सोखी हुई 3 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम्हारी डिफेंस पेनिट्रेशन पावर को 188 तक बढ़ा दूंगी। जियांग फेंग तुरंत मना करते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी इस पोजेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप खुद भी लड़ने उतरेंगी तब भी हार जाएंगी। इसलिए सीनियर, आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलकर बस देखती जाइए कि मैं क्या करता हूँ। वो सीनियर आत्मा गुस्से में फूंक मारती है और कहती है कि तुम मामूली लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सुप्रीम स्पिरिट मून पिल मास्टर हूँ। मेरे पास बोन डबल प्यूपिल है और मैं जन्मजात डाओ बॉडी हूँ। मैंने दुनिया में कैसे कैसे खौफनाक जीनियस देखे हैं, तुम्हारी सोच से भी परे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आंखें खोलकर देखने की नसीहत दो। वाह! ठीक उसी पल जियांग फेंग के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। डिंग! आपने MVP जीत लिया है। आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100 गुना बढ़ चुका है। जियांग फेंग के शरीर के अंदर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी भयानक तेजी से समाने लगती है कि तूफान आ जाता है। वो सीनियर आत्मा हैरान होकर चिल्लाती है कि रुको, ये अवशोषण की स्पीड इतनी तेज कैसे है? क्या ये कल्टीवेशन हो रहा है या कोई डकैती पड़ रही है? डिंग! कल्टीवेशन ब्रेकर थ्रू, स्पिरिचुअल ट्रेजरी रियल्म का अर्ली स्टेज। डिंग! कल्टीवेशन ब्रेकर थ्रू, स्पिरिचुअल ट्रेजरी रियल्म का मिडिल स्टेज। वो सीनियर आत्मा आंखें फटी की फटी रखकर देखती रह जाती है और चीखती है कि क्या मैंने अभी सिर्फ अपनी पलकें झपकाई थीं? क्या इसका खोया हुआ टैलेंट इतनी जल्दी वापस आ गया? लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि अफसोस की बात है, भले ही तुम्हारा टैलेंट वापस आ गया हो, लेकिन सिर्फ 3 दिनों के अंदर स्पिरिचुअल ट्रेजरी रियल्म के पीक पर पहुंचना और फिर डाओ पैलेस रियल्म में ब्रेक थ्रू करना पूरी तरह से नामुमकिन है। ये लड़का कल्टीवेशन नहीं कर रहा, ये तो सीधा सीधा चीटिंग कर रहा है। जियांग फेंग के शरीर के अंदर एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रेजरी, सेकंड, 5th, 6th, 7th, और देखते ही देखते उसकी 9 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज एक साथ खुल जाती हैं। सीनियर आत्मा चिल्लाती है कि तुमने एक ही झटके में 9 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज खोल दी। जियांग फेंग थोड़ा उदास होकर कहता है कि सिर्फ 9, आपको अभी भी लगता है कि ये काफी नहीं है। सीनियर कहती है कि यू लुआई के पास भी 9 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जियांग फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, इतना दिखावा करने के लिए काफी नहीं है। सीनियर घबराकर पूछती है कि रुको, अब तुम क्या करने वाले हो? जियांग फेंग चिल्लाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका। वो अपनी पूरी ताकत को एक साथ जोड़ता है। दूर खड़े लुओयू सेक्ट के इंपीरियल ट्यूटर लिन क्याओ और राजकुमारी लिन युए इस भयानक हलचल को महसूस करते हैं। लिन युए घबराकर कहती है कि भाई जियांग फेंग, ये भयानक वाइब्रेशन कैसी है? जियांग फेंग बहुत ही शांति से कहता है कि कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी 10वीं स्पिरिचुअल ट्रेजरी 10th स्पिरिचुअल ट्रेजर को कंडेंस किया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद बुजुर्ग सलाहकार गुआई टू और लिन युए के होश उड़ जाते हैं। वे कांपते हुए कहते हैं कि 10 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज, 10 ट्रेजरीज को एक्टिवेट करने के लिए 9 ट्रेजरीज को आपस में घुमाना पड़ता है और डाओ के भाग्य को एक सुर में मिलाना पड़ता है। एक महान यंग सम्राट को भी ऐसा करने में कई सालों की कड़ी तपस्या लगती है। तुम जैसे लोग तो सीधे हमारे डाओ हार्ट को ही तबाह कर देते हैं। सिस्टम से मैसेज आता है कि लिन युए की डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 189 बढ़ गई है। अंगूठी के अंदर से सीनियर आत्मा चेतावनी देती है कि जियांग फेंग, तुम्हारी ये बहन मामूली नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर बूढ़ा मौजूद है। जियांग फेंग ठंडी सांस लेता है और कहता है कि ये थोड़ा थका देने वाला है। सिर्फ एक ही दिन में वो फिजिकल बॉडी रियल्म से उठकर स्पिरिचुअल ट्रेजर रियल्म के पीक पर पहुंच गया और उसने 10 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज भी खोल ली। लिन युए आंखें फाड़े पूछती है कि भाई जियांग फेंग, आपने ये कैसे किया? जियांग फेंग मासूमियत से जवाब देता है कि सच कहूं तो मैं 11वीं स्पिरिचुअल ट्रेजरी खोलने वाला था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में 11वीं ट्रेजरी होती ही नहीं है। ये सुनते ही जियांग शुएर, लिन युए और उस बूढ़े ग्वाइतू तीनों के होश उड़ जाते हैं और उनकी डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 199 तक बढ़ जाती है। गाइतू मन ही मन सोचता है कि इस लड़के की सेंसिंग पावर कितनी खौफनाक है। क्या इसने मेरी मौजूदगी को भांप लिया है? तभी लिन युए पूछती है कि क्या आपके पास 10वीं ट्रेजरी को इस्तेमाल करने का कोई खास तरीका है? जियांग फेंग गंभीरता से समझाता है कि तरीका बहुत आसान है। पहले 10वीं स्पिरिचुअल ट्रेजरी को खोलो और फिर उस 10वीं ट्रेजरी की मदद से बाकी की 9 ट्रेजरीज को चलाओ। यानी पहले खुद अमीर बनो और फिर बाकी सबको अमीर बनाओ।
ये बकवास लॉजिक सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर पकड़ लेते हैं। लिन युए हंसते हुए कहती है कि भाई जियांग फेंग, आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार से किसी के सामने इसका जिक्र मत कीजिएगा। जियांग फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि जाहिर है, मैं इस सीक्रेट तकनीक को किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वहां जियांग फैमिली के मुखिया और एल्डर्स भागते हुए आते हैं। हवेली के आंगन में इतनी बड़ी हलचल देखकर जियांग फेंग के पिता यानी अंकल जियांग घबराकर पूछते हैं कि फेंगर, अभी अभी यहाँ क्या हुआ था? जियांग शुएर तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि अंकल जियांग, ये मेरी वजह से हुआ था। मैं 10वीं स्पिरिचुअल ट्रेजरी को कंडेंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही और शोर मच गया। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शुएर, 10 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज के लिए जल्दबाजी मत करो। एक महान सम्राट को भी इसमें सालों लग जाते हैं। तुम तो अभी सिर्फ 1 साल से कोशिश कर रही हो। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि 3 दिनों का एग्रीमेंट पास आ रहा है, आप लोग जाकर आराम कीजिए। जियांग फेंग के पिता उसे 4 गैदरिंग प्रोफाउंड पिल्स देते हुए कहते हैं कि ये कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाएंगी। तभी अंगूठी के अंदर से सीनियर आत्मा चिढ़कर कहती है कि लड़के, मुझे बहन कहो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। जियांग फेंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे दादी माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? क्या आपको आपके ही किसी चेले ने पीठ में छुरा घोंपा था? सीनियर गुस्से से लाल हो जाती है। जियांग फेंग तुरंत हंसकर कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप जैसी महान सीनियर को कोई धोखा कैसे दे सकता है? तभी यू लुओ यी की डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू लगातार बढ़ती दिखाई देती है। सीनियर आत्मा गुस्से में कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन टैलेंट को देखते हुए मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे साथ रहते हुए तुम्हारे और यू लुओ यी के मैच में जीतने के 90% चांस हैं। जियांग फेंग घमंड से कहता है कि मैं तो 100% श्योर हूँ, आपके आने से मेरा चांस घटकर 90% हो गया। सीनियर आत्मा भड़क उठती है और कहती है कि तुम घटिया लड़के, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। क्या तुमने कभी किसी महान सीनियर एल्केमिस्ट का नाम सुना है? क्या तुम्हें लगता है कि जो दवाएं तुम्हारे पिता ने दी हैं वे भरोसेमंद हैं? अगर मैं उस 4 पैटर्न गैदरिंग प्रोफाउंड पिल को रिफाइन कर दूं तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड 80% बढ़ जाएगी। तभी वहां पास खड़ा एक बंदा चिल्लाता है कि शेखी तो कोई भी बघाड़ सकता है। ए जियांग, क्या तुम लिंग्युए पिल वेनरेबल को जानते हो? अंगूठी वाली सीनियर आत्मा चौंक कर कहती है कि तुमने मेरा नाम सुना है, मैं ही लिंग्युए पिल वेनरेबल हूँ। जियांग फेंग मन ही मन हंसता है और सिस्टम का लकी ड्रॉ इंटरफेस खोलता है। उसके पास 3200 डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू जमा हो चुकी थी। जियांग फेंग 10 पुल लकी ड्रॉ चलाता है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने एक एपिक लेवल का एफिक्स जीता है। 1 पंच डजंट किल, एक पंच में मौत नहीं। इस इफेक्ट की खासियत ये थी कि अगर जियांग फेंग अपने पहले मुक्के से दुश्मन को नहीं मार पाता तो वो रिवर्स स्टेट में चला जाएगा, जहां उसकी कॉम्बैट पावर 100% बढ़ जाएगी। जियांग फेंग खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि वाह, मेरी किस्मत तो बहुत चमकदार है। उधर बाजार में लोग जियांग फेंग का मजाक उड़ा रहे थे कि जियांग फेंग ने यू लुओ यी के साथ 3 दिन की शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की। क्या वो खुद को सच में कोई जीनियस समझता है? तभी जियांग फेंग ट्रेजर पैविलियन के दरवाजे पर पहुंचता है। वहां का मैनेजर आदर से उसका स्वागत करता है और कहता है कि ट्रेजर पैविलियन में फाइटिंग सख्त मना है, इसलिए यंग मास्टर जियांग दया रखें। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियों मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत है, मैं उनके बदले में अपनी बनाई पिल्स बेचना चाहता हूँ। ट्रेजर पैविलियन की मालकिन और चीफ एल्केमिस्ट मास्टर वैंग जब जियांग फेंग की दी हुई पिल फॉर्मूला को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। मास्टर वैंग कांपते हाथों से उस कागज को थामते हैं और चिल्लाते हैं कि ये पिल फॉर्मूला, ये तो किसी महान एल्केमिस्ट का बनाया हुआ चमत्कार है। ये पिल फॉर्मूला किसने दिया? मैनेजर बताता है कि ये जियांग फैमिली के यंग मास्टर जियांग फेंग ने दिया है। मास्टर वांग चिल्लाते हैं कि वो लड़का कोई बेवकूफ या कचरा नहीं है। ऐसा फॉर्मूला बनाने वाला इंसान कम से कम 5 ग्रेड से ऊपर का पिल मास्टर होगा। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मास्टर वांग भागते हुए जियांग फेंग के पास आते हैं और बहुत आदर से कहते हैं कि यंग मास्टर जियांग, आपके दिए हुए हर्ब्स के 4 हिस्से हमने तैयार कर दिए हैं और बाकी के 2000 स्पिरिचुअल स्टोन ये रहे। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इन जड़ी बूटियों से पिल्स रिफाइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या आप एक पोर्शन हमारे ट्रेजर पैविलियन को बेचेंगे? हम आपको इसके लिए 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने के लिए तैयार हैं। जियांग फेंग मुस्कुराकर हाँ कर देता है। दूसरी तरफ टियान्युआन होली लैंड से संदेश आता है कि राजकुमारी लिन युए को तुरंत वापस लौटना होगा, लेकिन लिन युए इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ब्रदर जियांग फेंग के 3 दिनों के एग्रीमेंट का नतीजा देखकर ही जाऊंगी। अगर ब्रदर जियांग फेंग हार गए तो मैं उस लुओ यून सेक्ट का नामो निशान मिटा दूंगी। रात को जियांग फेंग अपने कमरे में पिल रिफाइन करने बैठता है। अंगूठी की सीनियर आत्मा अपनी सोल बॉडी का इस्तेमाल करके सिर्फ एक पिल बनाती है और थक कर कहती है कि मेरी सोल बॉडी की यही लिमिट है, बाकी के 3 हिस्से तुम खुद बनाओ। क्या तुम्हें एल्केमी का ए भी आता है?
जियांग फेंग मुस्कुराकर एल्केमी की बेसिक किताब उठाता है। डिंग, लेजेंडरी एंट्री MVP एक्टिवेट हो चुकी है। 5 एलिमेंट्स परसेप्शन और फायर कंट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं। जियांग फेंग भट्टी के सामने बैठता है और आग को कंट्रोल करने लगता है। कुछ ही मिनटों में भट्टी में से दिव्य चमक निकलती है। सीनियर आत्मा अपनी फटी आंखों से देखती है कि जियांग फेंग ने अपनी पहली ही कोशिश में 10 वैन वुगु पिल तैयार कर दी थी। वो चीख उठती है कि ये कैसे मुमकिन है। तुमने जिंदगी में पहली बार भट्टी छुई और तुमने 10 वैन पिल बना दी। जब मैंने पहली बार एल्केमी शुरू की थी तो मुझे पहली एक स्टोन ग्रेड पिल बनाने में 4 दिन लगे थे। जियांग फेंग बिना सोचे समझे उस बेहद शुद्ध और खतरनाक स्टोन पैटर्न प्रोफाउंड वेन पिल को सीधे निगल जाता है। सीनियर आत्मा चीखती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी भयानक ताकत वाली पिल को सीधे निगल रहे हो। लेकिन अगले ही पल जियांग फेंग के शरीर में धमाके होने लगते हैं। डिंग, ब्रेक थ्रू टू द अर्ली स्टेज ऑफ पैलेस रियल्म। डिंग, ब्रेक थ्रू टू द डॉन्ड लेवल ऑफ पैलेस रियल्म। डिंग, ब्रेक थ्रू टू द तीनर्ड लेवल ऑफ पैलेस रियल्म। 5th लेवल ऑफ पैलेस रियल्म। जियांग फेंग उबासी लेते हुए अपना मुंह साफ करता है और कहता है कि सीनियर, इस पिल का स्वाद तो बहुत ही साधारण सा था। सीनियर आत्मा का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है और उसकी डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 199 बढ़ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि तुम घटिया लड़के, तुम मुझे पागल करके ही रहोगे। जियांग फेंग हंसते हुए कहता है कि सीनियर, आप मुझे मार नहीं सकती, मैं तो बस जल्दी ताकतवर बनकर आपके लिए कुछ करना चाहता था। जियांग फेंग तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोलता है। उसकी कल्टीवेशन अब 5th लेवल डाओ पैलेस रियल्म हो चुकी थी और डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 1,80,077 तक पहुंच गई थी। जियांग फेंग 10 पुल लकी ड्रॉ चलाता है। इस बार उसे सुप्रीम बोन और इनेट सुप्रीम बोन की पौराणिक शक्तियां मिलती हैं, जिससे उसके शरीर के अंदर एक असीम ताकतवर हड्डी यानी सुप्रीम बोन जन्म लेने लगती है। इसके बाद सीनियर आत्मा कहती है कि अब तुम डाओ पैलेस रियल्म में पहुंच चुके हो, इसलिए तुम प्रोफाउंड आर्ट्स सीख सकते हो। मेरे पास हेवन रैंक की इंटरमीडिएट बाउंडलेस टेक्निक है, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जियांग फेंग की नजर स्पिरिट रैंक की डिवॉरिंग हेवन टेक्निक पर पड़ती है। सीनियर समझाती है कि इसकी रैंक भले ही नीची हो, लेकिन ये अनगिनत बार विकसित इवॉल्व हो सकती है, पर इसके इवॉल्व होने की कीमत है डाओ स्पिरिट्स को निगलना। डाओ स्पिरिट्स कुदरत के नियमों से पैदा होती हैं, उनमें बहुत घमंड और कातिलाना नियत होती है। तभी वहाँ एक स्वर्गीय गोल्डन लेजेंड डाओ स्पिरिट प्रकट होती है। वो आत्मा जियांग फेंग को देखकर कांपने लगती है और तुरंत घुटनों पर गिरकर चीखती है कि लेजेंड ब्रदर, इस खौफनाक औरत से मुझे बचाइए, मैं आज से आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। सीनियर आत्मा हैरान होकर देखती रह जाती है कि जिस डाओ स्पिरिट को बड़े बड़े सम्राट भी अपना गुलाम नहीं बना पाते, वो जियांग फेंग के सामने खुद ब खुद घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रही है। वह डाओ स्पिरिट रोते हुए कहती है कि ये ओरिजिन डाओ स्क्रिप्चर तो सच में इस लड़के को अपना मालिक मान चुकी है। उधर रात के अंधेरे में जियांग फैमिली का गद्दार ग्रेट एल्डर अपने कमरे में बैठा गुप्त साजिश रच रहा था। तभी उसके पास मास्टर जिया आता है। ग्रेट एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मास्टर जिया, कल सुबह चुपचाप जियांग फैमिली को छोड़कर चले जाओ। तुम इस बात का बहाना बनाना कि जियांग फेंग ने लुओ यूं सेक्ट से दुश्मनी मोल ले ली है, इसलिए तुम डर कर जा रहे हो। इससे जियांग शन जियांग फेंग के पिता पर दबाव पड़ेगा और उन्हें अपनी पेट्रियार्क की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मास्टर जिया लालची हंसी हंसते हुए कहता है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। ग्रेट एल्डर कहता है कि काम होते ही तुम्हारी तनख्वाह 5,000 बढ़ा दी जाएगी और मैं तुम्हें अलग से 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। मास्टर जिया खुश होकर मान जाता है और नीचता से मुस्कुराते हुए कहता है कि एक और शर्त है, काम होने के बाद वो खूबसूरत लड़की जियांग शुएर मुझे मिलनी चाहिए। ग्रेट एल्डर हंसकर सहमत हो जाता है। अगली सुबह ट्रेजर पैविलियन के मास्टर वांग गुस्से में दौड़ते हुए जियांग फैमिली की तरफ आते हैं। उनके हाथ में जियांग फेंग की बनाई हुई 9 कैरेक्टर पिल थी। मास्टर वांग अपने चेले पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक डिवाइन पिल है, एक बेमिसाल चमत्कार। मैं आज ही ट्रेजर पैविलियन की नौकरी छोड़कर जियांग फैमिली का पिल मास्टर बनने जा रहा हूँ। उनका चेला हैरान होकर पूछता है कि मास्टर वांग, आप इतने बड़े 3rd रैंक पिल मास्टर होकर एक छोटी सी जियांग फैमिली में नौकरी क्यों करेंगे? मास्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांग फेंग के पीछे जो महान हस्ती खड़ी है वो कम से कम 6th रैंक से ऊपर की है। जियांग फेंग का भविष्य बहुत महान होने वाला है। इसी बीच जियांग फैमिली के मुख्य हॉल में नाटक शुरू हो जाता है। मास्टर जिया अपना सामान बांधकर जाने का नाटक करता है। जियांग फेंग के पिता परेशान होकर पूछते हैं कि मास्टर जिया, क्या हमारी जियांग फैमिली ने आपकी खातिरदारी में कोई कमी रखी है? आप हमें इस तरह छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मास्टर जिया घमंड से कहता है कि आपका ये सिरफिरा बेटा जियांग फेंग पूरे लुओ यू सेक्ट से दुश्मनी मोल ले चुका है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी इसके चक्कर में मारा जाऊं? जियांग फेंग के पिता गिड़गिड़ाते हैं कि आपके बिना हमारी जियांग फैमिली का कल्टीवेशन और दवाइयों का काम कैसे चलेगा। लेकिन मास्टर जिया भाव खाते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। तभी जियांग फेंग मुस्कुराते हुए हॉल में एंट्री मारता है और बेपरवाह अंदाज में कहता है कि इसे जाना है तो जाने दो। मास्टर जिया, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ,
लेकिन जाने से पहले जियांग फैमिली की एडवांस सैलरी वापस लौटाते जाओ। मास्टर जिया चौंक कर कहता है कि क्या मतलब? जियांग फेंग कहता है कि जियांग फैमिली ने तुम्हें पूरे 1 साल की सैलरी एडवांस दी थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। बाकी के 10 महीनों के पैसे तुरंत वापस करो। जियांग फैमिली का गद्दार ग्रेट एल्डर बीच में कूदता है और चिल्लाता है कि जियांग फेंग, तुम इतने बड़े मास्टर का अपमान कर रहे हो। तुम जियांग फैमिली को तबाह करना चाहते हो। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि जियांग फेंग को तुरंत यंग मास्टर के पद से हटा दिया जाए। तभी अचानक बाहर से एक कड़कदार आवाज गूंजती है कि कौन कहता है कि जियांग फैमिली को इस मामूली जिया नाम के फ्रॉड की जरूरत है। सब मुड़कर देखते हैं तो ट्रेजर पैविलियन के 3rd रैंक मास्टर वांग खड़े थे। मास्टर वांग झुककर आदर से कहते हैं कि पेट्रियार्च जियांग, क्या मुझे आपकी जियांग फैमिली का पिल मास्टर बनने का शराफ हासिल हो सकता है? मैं बिना किसी फीस के मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यंग मास्टर जियांग फेंग मुझे पहले ही मेरी हायरिंग फीस दे चुके हैं। मास्टर वांग फिर गुस्से में मास्टर जिया की तरफ देखते हैं और दहाड़ते हैं कि नीच इंसान, तुम जियांग फैमिली का एहसान भूलकर इनके बुरे वक्त में इन्हें लात मार रहे थे। मास्टर जिया घबराकर कांपने लगता है और चिल्लाता है कि नहीं मास्टर वांग, मेरी बात सुनिए, ये सब मेरी मर्जी नहीं थी, ये सब इस ग्रेट एल्डर का प्लान था। इस बूढ़े ने मुझसे कहा था कि मैं नाटक करके नौकरी छोड़ूं ताकि पेट्रियार्च जियांग पर दबाव बने और वे गद्दी छोड़ दें, और इसने वादा किया था कि काम होने के बाद ये जियांग शुएर को मुझे सौंप देगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ग्रेट एल्डर का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो चिल्लाता है कि बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मास्टर जिया अपनी जान बचाने के लिए रोते हुए कहता है कि मेरी 2 दासियां इस बात की गवाह हैं, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मास्टर जिया अपना मुंह छिपाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जियांग फेंग मुस्कुराकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अब आप परिवार के असली मुखिया हैं, इन गद्दारों का फैसला आप खुद कीजिए। चलिए सब एल्डर्स, एंसेस्ट्रल हॉल में मीटिंग का वक्त हो गया है। दूसरी तरफ जियांग फैमिली का एक नौजवान फाइटर येर अपने दादाजी के पास रो रहा था। उसके दादाजी, जिन्होंने ग्रेट एल्डर के साथ साजिश रची थी, दुखी होकर कहते हैं कि बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपनी ही मैरिडियन को तोड़ लिया है। तुम अपने बचे हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर इस जियांग फैमिली से दूर चले जाओ और कभी बदला लेने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें लेता है। येर अपने दादा की लाश के सामने कसम खाता है कि जियांग फेंग और जियांग शन, तुमने मेरे दादाजी को मरने पर मजबूर किया है, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। रात को जब जियांग फेंग अकेला टहल रहा होता है तो येर उस पर पीछे से जानलेवा हमला कर देता है। उसके हाथ में फर्स्ट डाउ पैलेस की ताकत थी। जियांग फेंग बहुत ही आसानी से उसके वार को रोकता है और एक ही मुक्के में उसे हवा में उड़ा देता है। येर जमीन पर गिरकर खून थूकता है और नफरत से चिल्लाता है कि जियांग फेंग, अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे, वरना मैं घास की तरह फिर से उगाऊंगा और तुझसे बदला लूंगा। जियांग फेंग ठंडी सांस लेता है और कहता है कि भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियांग फेंग अपनी डिवाइन लेवल बैटल तकनीक हेवन बर्निंग क्रिम्सन लोटस को एक्टिवेट करता है। पल भर में लाल रंग की आग की लपटें पूरे इलाके को घेर लेती हैं। अंगूठी की सीनियर आत्मा ये देखकर फिर से दंग रह जाती है कि जियांग फेंग ने इतनी जटिल और भयानक तकनीक को सिर्फ आधी रात में सीख लिया। सीनियर आत्मा चीखती है कि तुमने आधी रात में हेवन बर्निंग क्रिम्सन लोटस सीख लिया, ये तो नामुमकिन है। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि सीनियर, मेरे टैलेंट के सामने फीका पड़ना कोई शर्म की बात नहीं है। और आखिरकार वो 3 दिनों का समय पूरा हो जाता है। आज का दिन वही दिन था जब जियांग फेंग और यूं लुओयी के बीच का मुकाबला होना था। पूरी सस्पेंडेड सिटी के बड़े बड़े नेता, एल्डर्स, सिटी लॉर्ड यांग और ट्रेजर पैविलियन के लोग जियांग फैमिली के विशाल मैदान में जमा हो चुके थे। वे देखना चाहते थे कि 3 दिन का दावा करने वाला ये सिरफिरा लड़का आज क्या नतीजा दिखाता है। लुओयून सेक्ट के युवा लीडर यूं लुओयी घमंड के साथ मैदान में कदम रखते हैं। उनकी ऑरा से पूरा मैदान कांप उठता है। लोग देखकर चिल्लाते हैं कि जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद थी, इतनी कम उम्र में वे डाओ पैलेस रियल्म के 6th लेवल पर पहुंच चुके हैं। जियांग फैमिली का ये बेकार लड़का उनसे लड़ने का ख्वाब भी कैसे देख सकता है? यूं लुओयी चारों तरफ देखकर घमंड से हंसता है और चिल्लाता है कि जियांग फेंग कहाँ है? क्या वो डर के मारे अपनी माँ के आंचल में छिप गया है? जियांग फैमिली के मुखिया, क्या आपका बेटा मैदान छोड़कर भाग गया? तभी ट्रेजर पैविलियन के मास्टर क्यू आगे बढ़ते हैं और आदर से पेट्रियार्च जियांग को 30 लाख स्पिरिचुअल स्टोन, 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का पर्पल गोल्ड कार्ड सौंपते हैं। मास्टर क्यू कहते हैं कि ये 30 लाख स्पिरिचुअल स्टोन यंग मास्टर जियांग फेंग की बनाई पिल फॉर्मूला की कीमत है। आज से जियांग फैमिली को हमारे पूरे ट्रेजर पैविलियन में 20% की छूट मिलेगी। ये सुनते ही वहां खड़े हजारों लोगों के होश उड़ जाते हैं। 30 लाख स्पिरिचुअल स्टोन पूरी जियांग फैमिली की कुल जायदाद से भी ज्यादा थे। यूं लुओयी की मंगेतर ग्रीन लीफ मन ही मन सोचती है कि अगर जियांग फेंग एल्केमिस्ट भी बन गया तब भी वो मेरे मंगेतर के सामने कचरा ही रहेगा। यूं लुओयी हवा में उड़ते हुए चिल्लाता है कि जियांग फेंग, बाहर आओ, अपनी मौत का सामना करो।
तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पूरे मैदान की जमीन फटने लगती है। एक ऐसी असीम, भयानक और कंपकंपी छुड़ा देने वाली ऑरा हवा में फैल जाती है कि वहां खड़े बड़े बड़े एल्डर्स और सिटी लॉर्ड यांग घुटनों पर गिर पड़ते हैं। धुएं और बादलों को चीरता हुआ जियांग फेंग धीरे धीरे मैदान के बीच में कदम रखता है। उसकी आंखें दिव्य चमक से चमक रही थीं। उसके शरीर से डिवाइन ओरिजिन रियल्म की खौफनाक ताकत निकल रही थी और उसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 स्पिरिचुअल ट्रेजरीज और 10 डिवाइन ट्रेजर्स की सुनहरी डिस्क घूम रही थीं। वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लुओ यून सेक्ट के एल्डर्स चीख उठते हैं कि ये तो डिवाइन ओरिजिन रियल्म है। 16 साल की उम्र में डिवाइन ओरिजिन रियल्म, और वो भी 10 स्पिरिचुअल ट्रेजर रियल्म के साथ। ये तो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यूं लुओ यी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो हकलाते हुए चिल्लाता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। 3 दिन में डिवाइन ओरिजिन रियल्म, ये सच नहीं हो सकता। जियांग फेंग ठंडी और अनबीटेबल मुस्कान के साथ यूं लुओ यी की तरफ देखता है और कहता है कि यूं लुओ यी, तुमने कहा था न कि मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ। अब बताओ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? लुओ यूं सेक्ट के एल्डर तुरंत आगे भागते हैं और जियांग फेंग के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि यंग मास्टर जियांग, रुकिए, दया कीजिए। असल में हमारे यंग सेक्ट मास्टर ने अपने बड़े बुजुर्गों को सगाई तोड़ने की खबर नहीं दी थी। अब हमें लगता है कि सगाई तोड़ना बहुत जल्दबाजी का फैसला था। कृपया करके दया दिखाइए, हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। जियांग फेंग की खौफनाक और अनबीटेबल ऑरा पूरे मैदान पर छा जाती है और यूं लुओ यी डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अब हम आगे की कहानी में देखते हैं कि जियांग फेंग के खतरनाक और बेमिसाल रूप को देखकर मैदान में सन्नाटा छा जाता है। लुओ यून सेक्ट के एल्डर्स घबराकर समझौते की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर जियांग, कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात सुनिए। सगाई टूटने का ये मामला तो बस एक गलतफहमी थी, इसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन जियांग फेंग बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडी आवाज में कहता है कि तुमने अपनी बात पूरी कर ली, अब चुपचाप साइड में खड़े होकर आगे का तमाशा देखो। ये कहकर जियांग फेंग अपनी खौफनाक ताकत का सीधा प्रहार यूं लुओ यी पर कर देता है। यूं लुओ यी का बुरा हाल हो जाता है और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पास खड़ा एल्डर चीख उठता है कि जियांग फेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत! केवल 16 साल की उम्र में डिवाइन ओरिजिन रियल्म का कल्टीवेटर, हमारे यंग मास्टर के पास तो एक सम्राट बनने का पोटेंशियल था। ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी जाओ और यंग मास्टर की रक्षा करो। एल्डर वैंग सनकाई तुरंत अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए आगे दौड़ता है और चिल्लाता है कि मेरे यंग मास्टर को नुकसान मत पहुंचाओ। वहां मौजूद लोग घबराकर हंसते और फुसफुसाते हैं कि क्या यही है यंग मास्टर यूं? क्या आज यूं, लुओ यी और जियांग फैमिली के बीच मार्शल आर्ट्स खत्म करने का 3 दिनों का एग्रीमेंट नहीं था? लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। जियांग फेंग तो खुद डिवाइन ओरिजिन रियल्म में पहुंच चुका है। जियांग फेंग बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ नीचे पड़े यूं लुओ यी को देखता है। एल्डर वैंग कांपते हुए कहता है कि जियांग फेंग, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब एक गलतफहमी है, फिर भी तुमने इतनी जल्दबाजी में हमला क्यों किया? जियांग फेंग बेपरवाह अंदाज में कहता है कि माफ करना, मैं अभी उम्र में छोटा हूँ और छोटी उम्र में अक्सर लोग जल्दबाजी में ही कदम उठा बैठते हैं। फिर वो यूं लुओ यी की तरफ देखकर चिल्लाता है कि यूं लुओ, अब मुर्दा बनने का नाटक बंद करो। तुम 3 दिनों का एग्रीमेंट बुरी तरह हार चुके हो। तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, फिर भी तुम एक बेकार कचरे की तरह जमीन पर लेटे रहने का नाटक कर रहे हो। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे आज इस दर्दनाक हालत में देखना चाहते थे? यूं लुओ, खुद को इतना खास मत समझो। यूं लुओ ये दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करती है और रोते चिल्लाते हुए कहती है कि जियांग फेंग, आज मैं हार गई, लेकिन मैं इस सगाई को खारिज नहीं होने दूंगी। तो क्या हुआ अगर मैं हार गई? मैं आज भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम सच में हर सीमा को लांघकर मुझे अपनी नौकरानी बनाने पर तुले हुए हो? मैं अब तुम्हारे टैलेंट को मानती हूँ। तुम मेरे पति बनने के काबिल हो। यंग मास्टर जियांग, तुम्हारे इस अनोखे टैलेंट और मेरी मदद से दुनिया का बड़े से बड़ा सूरमा भी तुम्हारे आगे फीका पड़ जाएगा। लेकिन जियांग फेंग के चेहरे पर दया का एक भाव भी नहीं आता। यूं लुओ यी फिर भी बेशर्मी से कहती है कि जियांग फेंग, ऐसा लगता है कि तुम अपनी बात से मुकरने पर तुले हो। अब तुम क्या करोगे? ठीक उसी लम्हे में जियांग फेंग का सिस्टम ट्रिगर होता है। सिस्टम की कड़कदार आवाज गूंजती है। एक मुक्के से यूं लुओ यी की मौत नहीं हुई। होस्ट के सभी एट्रीब्यूट्स 100% बढ़ चुके हैं। जियांग फेंग की आंखें लाल हो जाती हैं और वो दहाड़ते हुए कहता है कि मुझे दुनिया में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो अपना वादा तोड़ते हैं। अगर तुम जियांग फैमिली की गुलाम नहीं बनना चाहती तो जाओ और नरक में जाकर एक भटकती हुई आत्मा बन जाओ। ये कहते ही जियांग फेंग अपनी पूरी बढ़ी हुई ताकत के साथ एक ऐसा भयानक मुक्का हवा में लहराता है कि यूं लुओ यी की चीख तक बाहर नहीं निकल पाती। उसका शरीर वहीं ढेर हो जाता है। यूं लुओ यी की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। सिस्टम फिर से रिफ्रेश होकर मैसेज देता है कि यूं लुओ यी मारी जा चुकी है। एक मुक्के से वो नहीं मरी थी,
इसलिए कमबैक बोनस एक्टिवेट हो गया था और अब उसका काम तमाम हो चुका है। मैदान में मौजूद हर एक शख्स की रूह कांप जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है कि जियांग फेंग ने यू लुओयी को मार डाला। यू लुओयी तो यू फैमिली के हेड की इकलौती बेटी थी। क्या जियांग फेंग पूरी तरह पागल हो चुका है? लुओ यू सेक्ट के एल्डर वैंग सनकाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है कि जियांग फेंग, तुम बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी जूनियर पर हाथ उठाओ। जियांग फेंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी लिन युए का रक्षक ये देखकर थोड़ा चौकस होता है। तभी एल्डर वांग पागलों की तरह जियांग फेंग पर झपटते हैं। जियांग फेंग चेहरे पर बिना किसी खौफ के कहता है कि अरे एल्डर वांग, ऐसा लगता है कि आप अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है, घमंडी बूढ़े। एल्डर वांग दहाड़ता है कि आज मैं पूरे जियांग फैमिली को गाजर मूली की तरह काट डालूंगा ताकि मेरे यंग मास्टर की आत्मा को शांति मिल सके। जियांग फेंग ठंडी सांस लेता है और एल्डर वांग के वार को सीधे अपने पंच से रोकता है। सिस्टम फिर से ट्रिगर होता है। एक मुक्के में वांग सनकाई की मौत नहीं हुई, सभी एट्रीब्यूट्स 100% बढ़ चुके हैं। जियांग फेंग के पिता जियांग शन घबराकर मैदान में कूदते हैं और चिल्लाते हैं कि फेंगिर। तभी एल्डर वांग चीखता है कि जियांग शन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पहले मैं तुम्हारे बेटे की बलि दूंगा और फिर तुम्हारी पूरी जियांग फैमिली का कत्लेआम करूंगा। लेकिन इससे पहले कि एल्डर वांग अपनी बात पूरी कर पाता, जियांग फेंग के दूसरे मुक्के की खौफनाक पावर हवा में गरजती है। एक भयानक धमाका होता है और एल्डर वांग का पूरा शरीर खून से लथपथ होकर दूर जा गिरता है। एल्डर वांग दर्द से चीखते हुए चिल्लाता है कि आहा, जियांग फेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे घायल कर दिया। मैं वापस जाकर सेक्ट मास्टर को सब बताऊंगा और ये यकीन दिलाऊंगा कि तुम्हारा पूरा जियांग फैमिली बिना कफन के मरे। जियांग फेंग धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? ये सुनते ही एल्डर वांग का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। जियांग फेंग का अगला वार एल्डर वांग की जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। मैदान में मौजूद अन्य परिवारों के लीडर्स और शहर के अमीर लोग ये नजारा देखकर थर थर कांपने लगते हैं। सिटी लॉर्ड यांग तुरंत हाथ जोड़कर आगे आते हैं और हकलाते हुए कहते हैं कि अरे वाह, यंग मास्टर जियांग को उनकी इतनी बड़ी जीत पर बहुत बहुत बधाई। अब मुझे निकलना होगा। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में बहुत जरूरी केस सुलझाना है, इसलिए मैं अब और नहीं रुक सकता। पास खड़ा लाई फैमिली का हेड भी डर के मारे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी चलता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर जियांग फैमिली शहर की सबसे बड़ी ट्रेजर शॉप को संभाल ले तो व्यापार और भी ज्यादा फलेगा फूलेगा। भविष्य में तो ऑनर आराम से बैठकर पैसे गिन सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। ऑनर, आपका क्या सोचना है? जियांग फेंग मुस्कुराकर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ? लाई फैमिली का हेड तुरंत झुककर कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज से जियांग फैमिली का पूरे शहर के बिजनेस पर एक छत्र राज होगा। मेरी लाई फैमिली हमेशा जियांग फैमिली को सबसे आगे रखने के लिए तैयार है। सबके जाने के बाद जियांग फेंग के पिता जियांग शन कांपते हाथों से अपने बेटे को देखते हैं और भावुक होकर पूछते हैं कि फेंगिर, क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो? तुमने यू लुआई और एल्डर वांग दोनों को मार डाला। लुओ यू सेक्ट अब तुम्हें और हमारे परिवार को यान किंगडम में चैन से सांस भी नहीं लेने देगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जियांग फेंग बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है कि पिताजी, ये तो बस एक मामूली लुओ यू सेक्ट ही है ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पास खड़ी जियांग शुएर मुस्कुराकर कहती है कि हाँ अंकल जियांग, परेशान मत होइए। जियांग शन फिर भी डरते हुए कहते हैं कि शुएर, तुम नहीं जानती कि लुओ यू सेक्ट कितना ज्यादा ताकतवर है। उनके पूर्वज तो एक समय पर वर्ल्ड रियल्म के महान एक्सपर्ट रह चुके हैं। तभी जियांग शुएर के पीछे खड़ा रहस्यमयी बुजुर्ग यानी ग्रैंडपा घोस्ट धुएं की तरह बाहर प्रकट होता है। उसके शरीर से असीम और अंतरिक्ष को हिला देने वाली स्पेशल पावर निकल रही होती है। जियांग शन ये देखकर हैरान रह जाते हैं। जियांग शुएर मुस्कुराते हुए समझाती है कि अंकल जियांग, आप घबराइए मत। ग्रैंडपा घोस्ट मेरे रक्षक प्रोटेक्टर हैं और इनकी कोई बुरी नीयत नहीं है। लुओ यू सेक्ट का जो पूर्वज है वो तो सिर्फ एक स्मॉल वर्ल्ड रियल्म का मामूली एक्सपर्ट है, जबकि हमारे ग्रैंडपा घोस्ट एक असली और महान ग्रेट वर्ल्ड रियल्म के एक्सपर्ट हैं। ये सुनते ही सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि जियांग शुएर की डेस्टिनी ब्रेक थ्रू वैल्यू 188 बढ़ चुकी है। ग्रैंडपा घोस्ट आदर से कहता है कि पेट्रियार्च जियांग, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिस पर जियांग फैमिली का कई सालों से एहसान रहा है। अब जब जियांग फैमिली मुसीबत में है तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। जियांग शन राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, शुएर ने मेरे लिए सब कुछ सोच रखा है। अब मैं जाकर परिवार के बाकी मामलों को संभालता हूँ। पिताजी के जाने के बाद ग्रैंडपा घोस्ट जियांग फेंग की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है कि यंग मास्टर जियांग के डिवाइन सोर्स में ब्रेक थ्रू करने के बाद अब अगली बार ब्रेक थ्रू करने की कठिनाई 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
जियांग फेंग मासूमियत से पूछता है कि क्या सच में ये इतना मुश्किल है। ग्रैंडपा घोस्ट हंसते हुए समझाता है कि हाँ, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल ट्रेजरी और डाओ पैलेस तो सिर्फ शुरुआती स्टेज हैं जो कल्टीवेशन की बुनियाद मजबूत करने के लिए होती हैं। लेकिन जब आप डिवाइन ओरिजिन रियल्म में पहुंचते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ आपको स्वर्ग और पृथ्वी के साथ अपना संपर्क मजबूत करना होता है और ग्रेट डाओ को समझना होता है। इसमें सालों लग जाते हैं। जियांग फेंग तुरंत हाथ उठाकर कहता है कि ग्रैंडपा घोस्ट जरा 1 मिनट रुकिए। ग्रैंडपा घोस्ट चौंक कर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जियांग फेंग कहता है कि मुझे पहले एक और ब्रेक थ्रू करने दीजिए। ग्रैंडपा घोस्ट अपनी फटी आंखों से देखता है और चिल्लाता है कि रुको, तुमने अभी कुछ ही देर पहले तो एक स्टोन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। जियांग फेंग गंभीरता से कहता है कि पूरे 3 घंटे हो चुके हैं जब मैंने डिवाइन ओरिजिन रियल्म के एक स्टोन लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, और इन 3 घंटों के दौरान मैंने 2 बेहद रोमांचक और हाई इंटेंसिटी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। मैंने उन 2 लड़ाइयों में कुल मिलाकर 3 मुक्के मारे थे। आप खुद सोचिए, 3 मुक्कों वाली लड़ाई को ही तो असली हाई इंटेंसिटी बैटल कहते हैं। ऐसी खतरनाक लड़ाइयों से कल्टीवेटर को अगला ब्रेक थ्रू करने में बहुत मदद मिलती है। अब मैं अपनी ताकत को और नहीं रोक सकता। डिंग! ब्रेक थ्रू टू द डॉन लेवल ऑफ डिवाइन ओरिजिन रियल्म। जियांग फेंग के शरीर में 2 डिवाइन ओरिजिन्स एक साथ चमकने लगते हैं। ग्रैंडपा घोस्ट ये देखकर अपने बाल खींचने लगता है और चीखता है कि 2 डिवाइन ओरिजिन्स के साथ डिवाइन ओरिजिन रियल्म का 2nd लेवल, ये तो पूरे इतिहास में अभूतपूर्व है। ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। दूसरी तरफ लुओ यून सेक्ट के मुख्य हॉल में मातम पसरा हुआ था और चारों तरफ भयंकर गुस्सा फैला हुआ था। सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। एक एल्डर चिल्लाता है कि सेक्ट मास्टर जियांग फेंग ने हमारे यंग सेक्ट मास्टर यून लुओ यी और एल्डर वैंग दोनों को बेरहमी से मार डाला है। इस दुश्मनी का बदला पूरे जियांग फैमिली का खून बहाकर ही लिया जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर थोड़ा सोच में पड़कर कहते हैं कि शांत हो जाओ, इस मामले पर अभी भी गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। जियांग फेंग 3 सालों तक अपमान सहता रहा और चुप रहा। उसका दिमाग किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक है। जब उसने लुओ यी को मारने की हिम्मत की है तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी होगी। तभी यूं लुओ यी का भाई गुस्से में आगे आता है और चिल्लाता है कि सेक्ट मास्टर, अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि जियांग फेंग के पीछे कोई बड़ी ताकत है तो मैं खुद जाकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। मैं उस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। एक दूसरा एल्डर भी खड़ा होकर कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो छोटा सा जियांग फैमिली भला दुनिया को कैसे उलट पुलट कर सकता है। अगर उनके पास महान सम्राट बनने का पोटेंशियल नहीं है तो वे हमारे सामने सिर्फ चींटियों के समान हैं, और जो जीनियस अभी बड़े नहीं हुए हैं वे भी सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होते हैं। सेक्ट मास्टर ठंडी सांस लेते हुए कहते हैं कि एल्डर्स, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इस मामले को यहीं छोड़ दें, बल्कि मेरा कहना है कि हमें पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत हमारी तरफ से ही हुई थी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लुओ यी ने पहले अपना वादा तोड़ा था। एल्डर्स भड़क जाते हैं और चिल्लाते हैं कि सेक्ट मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम लुओ यूं सेक्ट वाले गलत हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम उस मामूली जियांग फैमिली के सामने जाकर दया की भीख मांगे और तर्क वितर्क करें? वे हमारे थूकने के काबिल भी नहीं है। पूरे यान किंगडम में किसी की औकात नहीं है जो हमारे लुओ यूं सेक्ट के सामने तर्क कर सके। तभी अचानक पूरे हॉल की हवा जम जाती है। आसमान से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आती है। एक बेहद बुजुर्ग और असीम ताकतवर शख्स हॉल के बीचों बीच प्रकट होता है। उसकी ऑरा इतनी भयानक थी कि सेक्ट मास्टर समेत सभी एल्डर्स तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। सब एक साथ चिल्लाते हैं कि प्रणाम मास्टर, प्रणाम एंसेस्टर। मास्टर, आपने ग्रेट वर्ल्ड रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। एंसेस्टर को ग्रेट वर्ल्ड रियल में ब्रेक थ्रू करने पर बहुत बहुत बधाई। वो बुजुर्ग एंसेस्टर लिन पोशियन ठंडी और कातिलाना आवाज में कहता है कि उठो, मुझे पहले ही सब कुछ पता चल चुका है कि क्या हुआ है। अब तुम लोगों को एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। आज से ठीक 1 घंटे बाद उस जियांग फैमिली का नामो निशान इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ जियांग फैमिली में ग्रैंडपा घोस्ट चिंतित होकर राजकुमारी जियांग शुएर से कहता है कि मिस, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। जियांग शुएर बहुत ही गर्व से कहती है कि ग्रैंडपा घोस्ट, क्या आपने यंग मास्टर जियांग फेंग के उस असीम टैलेंट को देखा? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ यंग मास्टर जियांग के सामने ही एक असली सम्राट जैसी शाही और खौफनाक ऑरा को महसूस किया है। उनके सामने तो दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज भी कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर जियांग के लिए एक महान सम्राट बनना तो सिर्फ शुरुआत का पहला कदम है। जब तक उन पवित्र भूमियों, होली लैंड्स और डिवाइन रेसेस को यंग मास्टर जियांग के इस बेमिसाल टैलेंट का पता नहीं चलता, तब तक हमारे टियान्युआन होली लैंड को तुरंत कदम उठाना होगा। ग्रैंडपा घोस्ट मुस्कुराकर कहता है कि मिस, आप और यंग मास्टर जियांग बचपन के साथी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। आपको इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से दबोच लेना चाहिए। जियांग शुएर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो चिल्लाती है कि ग्रैंडपा घोस्ट, अब बोलना बंद कीजिए। मैं अभी जाकर ब्रदर जियांग से बात करती हूँ।
जियांग शुएर तुरंत जियांग फेंग के कमरे में जाती है। जियांग फेंग गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। शुएर प्यार से पूछती है कि ब्रदर जियांग, आप इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे हैं? जियांग फेंग अपना सिर खुजलाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब स्पिरिचुअल ट्रेजरी में 10 ट्रेजरीज हो सकती हैं, तो फिर डाओ पैलेस में 10 लेवल्स क्यों नहीं हो सकते? जियांग शुएर ये अजीब सवाल सुनकर हैरान रह जाती है और समझाती है कि ब्रदर जियांग, डाओ पैलेसेस तो स्वर्ग के रास्तों हेवनली पाथ का रूप होते हैं और हर एक लेवल एक नए स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हमारा ये स्वर्ग तो सिर्फ 9 परतों 9 लेयर्स का ही ऊंचा है, इसलिए जाहिर है कि डाओ पैलेस के भी सिर्फ 9 लेवल्स ही होते हैं। जियांग फेंग की आंखें अचानक चमक उठती हैं। वो खुशी से उछल पड़ता है और चिल्लाता है कि अरे वाह शुएर, तुम तो सच में एक जीनियस हो। अगर 9 परतें स्वर्ग की सबसे ऊंची सीमा है, तो इसका मतलब है कि 10 डाओ पैलेस सीधे स्वर्ग के भी ऊपर अबव द हेवंस होगा। हा, स्वर्ग के ऊपर तो सिर्फ अमर इमॉर्टल ही रहते हैं। मैं एक महाजीनियस हूँ। अगर मैं डिवाइन ओरिजिन रियल में भी पहुंच गया हूँ, तब भी मैं वापस जाकर अपने शरीर में 10 डाओ पैलेस का निर्माण कर सकता हूँ। ग्रैंडपा, घोस्ट और शुएर ये सन की सोच सुनकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। तभी शुएर थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि ब्रदर जियांग फेंग, क्या आप मेरे साथ हमारे टियान्युआन होली लैंड वापस चलेंगे? भले ही हमारा टियान्युआन होली लैंड उन प्राचीन पौराणिक गॉड क्लैन से मुकाबला न कर सके, लेकिन फिर भी वो सदर्न रीजन की 8 सबसे बड़ी पवित्र भूमियों 8 ग्रेट होली लैंड्स में से एक है। संसाधनों और ताकत के मामले में हम सबसे टॉप पर आते हैं और आपके इस खौफनाक टैलेंट के साथ अगर आप हमारे टियान्युआन होली लैंड आते हैं, तो इस बात के 100% चांस हैं कि आपको वहां का होली सन चुन लिया जाए। जियांग फेंग मन ही मन अपनी अंगूठी की सीनियर आत्मा से पूछता है कि सीनियर, क्या आपने कभी टियान्युआन होली लैंड का नाम सुना है? सीनियर आत्मा बेपरवाह अंदाज में कहती है कि हाँ, धुंधली सी याद है, ठीक ठाक ही जगह है। जियांग फेंग पूछता है कि क्या उनके पास कोई डाओ स्पिरिट्स है? सीनियर हंसकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि डाओ स्पिरिट्स बाजार में बिकने वाली बंदगोभी की तरह आम है? इस पूरे गू चोंग एंशिएंट स्टार पर मुश्किल से 2 या 3 डाओ स्पिरिट्स ही मौजूद हैं। एक तो साई चेन स्टार स्पिरिट थी जो मैंने टियानलिंग क्लैन को दे दी थी, और दूसरी मेरी अपनी कैंगमिंग ड्रैगन स्पिरिट है। जियांग फेंग तुरंत उसकी बात काटते हुए मुस्कुराकर कहता है कि सीनियर, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, वो अब आपकी नहीं, मेरी कैंगमिंग ड्रैगन है। सिस्टम से तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि ड्रैगन विंग्स मिलने से डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 188 बढ़ गई है। जियांग फेंग फिर शुएर से कहता है कि शुएर, मुझे अभी पहले टियानलिंग क्लैन जाना है, मेरे पास कुछ बेहद ज़रूरी काम है। मैं भविष्य में कभी तुम्हारे साथ टियान्युआन होली लैंड ज़रूर आऊँगा। जियांग शुएर भावुक होकर उसका हाथ थामती है और कहती है कि ब्रदर जियांग, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, मैं हमेशा टियान्युआन होली लैंड में आपका इंतजार करूंगी। और फिर वो उसे एक विशेष टोकन सौंपते हुए कहती है कि इस टोकन की मदद से आप सीधे हमारे टियान्युआन होली लैंड में एंट्री कर सकते हैं। तभी ग्रैंडपा घोस्ट बीच में कूदता है और हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर जियांग, हमारी मिस और हमारे एंसेस्टर, जो मिस के दादाजी भी हैं, का बहुत गहरा रिश्ता है। क्यों न आज हमारे एंसेस्टर के सामने ही आप दोनों का मामला पक्का कर दिया जाए। मैं खुद एंसेस्टर की तरफ से आपको उनका चेला स्वीकार कर लेता हूँ। एंसेस्टर ऊपर बैठकर देख रहे हैं, आज आपका ये चेला सारे नियम तोड़ रहा है और यंग मास्टर जियांग को आपका शिष्य बना रहा है। जियांग फेंग मुस्कुराकर आदर से झुकता है। ग्रैंडपा घोस्ट छाती ठोककर कहता है कि यंग मास्टर जियांग, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, जब तक मैं यहाँ हूँ, लुओ यून सेक्ट तो क्या, पूरी दुनिया मिलकर भी जियांग फैमिली की एक ईंट या एक टाइल तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लुओ यूं सेक्ट के हॉल में यूं फैमिली का हेड गुस्से से चिल्लाता है कि सेक्ट मास्टर लिन, मैं इस फरमान से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा जियांग फैमिली दर्दनाक मौत मरे। जियांग फैमिली के सिर्फ 20 साल से ऊपर के लोगों को खुदकुशी करने का आदेश देना बहुत कम सजा है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जियांग फेंग की तड़प तड़प कर मौत चाहिए। लिन पोचियन ठंडी नजरों से उसे देखता है और कड़क आवाज में कहता है कि बहुत हो चुका, मैं जियांग फेंग के शरीर में एक सोल सीड रोप दूंगा ताकि वो जिंदगी भर हमारे लुओ यूं सेक्ट के सामने एक वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहे। रही बात यूं लेई की, तो तुम उसे जान से मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर वो हमारी बात नहीं मानेगी तो मैं उससे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए कई बेहतरीन बच्चे पैदा करवाऊंगा और उसके बाद उसकी मौत का फैसला तुम्हारा परिवार कर सकता है। लिन पोचियन अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि अचानक लुओ यूं सेक्ट की छत उड़ जाती है। आसमान से एक भयानक काली छाया उतरती है। लिन पोचियन घबराकर चिल्लाता है कि तुम कौन हो? तुमने हमारे सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? वो काली छाया कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा घोस्ट थे। ग्रैंडपा घोस्ट की आंखें गुस्से से जल रही थीं। वे लिन पोचियन की गर्दन अपनी स्पेशल पावर से दबोच लेते हैं और उसे हवा में उठाकर पटकने लगते हैं। ग्रैंडपा घोस्ट दहाड़ते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे यंग मास्टर जियांग को एक सांड स्टड की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने यंग मास्टर जियांग के आंगन की टाइलें उखाड़ने का फरमान जारी किया।
लिन पोचियन दर्द से चीखते हुए गिरियाने लगता है कि सीनियर, मेरी गलती हो गई, मुझ पर दया कीजिए, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। यूं लुआ ही अपनी बात से मुकरी थी, वही मरने के काबिल थी। मैं आज ही उसकी गुरु को यंग मास्टर जियांग की दासी स्लेव बनाकर उनके कदमों में डाल दूंगा। यंग मास्टर जियांग उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। ग्रैंडपा घोस्ट गुस्से में लिन पोचियन को एक और लात मारते हैं और चिल्लाते हैं कि शुआन यिन रियम की मामूली औरत यंग मास्टर जियांग की दासी बनने के लायक भी नहीं है। तुम घटिया लोग क्या सोचते हो कि तुम एक औरत का लालच देकर यंग मास्टर जियांग को रिझा लोगे? भाड़ में जाओ। इसके बाद ग्रैंडपा घोस्ट यू फैमिली के हेड की तरफ घूरते हैं। यू फैमिली का हेड डर के मारे अपने कपड़े गीले कर देता है और थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ता है। ग्रैंडपा घोस्ट पूछते हैं कि तू यू फैमिली का हेड है ना? बता, तेरा परिवार कहाँ है? मुझे सही रास्ता बता। यू फैमिली का हेड कांपती उंगली से पूरब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे पता है, यहाँ से 4000 मील पूरब में, राजधानी के ठीक बगल में। उसी वक्त दूर 4000 मील पूरब में दो भाई आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। एक छोटा भाई चिल्लाता है कि भाई देखो, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। दूसरा भाई कहता है कि कहाँ है? अरे सच में टूटता हुआ तारा है, चलो विश मांगते हैं। लेकिन वो टूटता हुआ तारा असल में ग्रैंडपा घोस्ट की खौफनाक तबाही का गोला था, जो सीधे यू फैमिली के महलों पर जाकर गिरता है और पूरे परिवार को पल भर में राख के ढेर में बदल देता है। दूसरी तरफ शहर में वांग डकाई नाम का बंदा अपने साथी पर चिल्ला रहा होता है कि तुम बकवास कर रहे हो, जियांग फेंग ने मेरे भाई को मार डाला और तुम मुझे शांत रहने को कह रहे हो। उसका साथी डर के मारे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरा कोई भाई था ही नहीं। तभी वहां जियांग फेंग प्रकट होता है। जियांग फेंग बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो तो मैं हमेशा बहुत इंसाफ पसंद इंसान रहा हूँ। तुम्हारा भाई मर चुका है तो तुम भी नीचे जाकर अपने भाई से मिल लो, ताकि तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ नरक में रहे। लेकिन जो मरने के लायक नहीं है, मैं उन्हें एक रास्ता देता हूँ। लुओ यूं सेक्ट को तुरंत भंग कर दो और कसम खाओ कि तुम जिंदगी में कभी जियांग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर यान किंगडम छोड़कर हमेशा के लिए दफा हो जाओ। लुओ यूं सेक्ट की बची हुई एल्डर मियाओ यिन तुरंत घुटनों पर गिरकर कसम खाती है कि मैं, मियाओ यिन, स्वर्ग की कसम खाती हूँ कि आज के बाद हम कभी जियांग फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। इसके तुरंत बाद यान किंगडम के बड़े बड़े दिग्गज जियांग फैमिली के आंगन में जमा होते हैं। मास्टर क्यू, यान किंगडम के बूढ़े सम्राट, ट्रेजर पैविलियन के हेड और एल्केमिस्ट अलायंस की लीडर जी यूए सब वहां मौजूद थे। जी यूए आदर से झुककर कहती है कि प्रणाम यंग मास्टर जियांग, हम यहाँ जियांग फैमिली की मदद करने आए थे। लेकिन मास्टर क्यू घबराकर कहते हैं कि यंग मास्टर जियांग, अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। हमने आपके लिए उड़ने वाले गुप्त जानवरों फ्लाइंग बीस्ट्स का इंतजाम कर दिया है। आप और मिस शुअर तुरंत यहाँ से भाग जाइए। हम जियांग फैमिली के बाकी लोगों को भी लेंग्युन किंगडम के मिंग्युए गॉर्ज में सुरक्षित पहुंचा देंगे। मास्टर क्यू आगे कहते हैं कि यंग मास्टर जियांग, आपकी बनाई हुई 700 पिल्स के बदले में हमारा ट्रेजर पैविलियन 2 करोड़ स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा नहीं दे सकता, जो आपकी इन पिल्स की कीमत के आगे बहुत कम है। कृपया इस मदद को स्वीकार कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। लिन पोचियन एक ग्रेट वर्ल्ड रियम का राक्षस बन चुका है, पूरे यान किंगडम की ताकत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जियांग फेंग मुस्कुराता है और बहुत ही बेपरवाह अंदाज में कहता है कि सीनियर, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि वो मामूली लिन पोचियन मुझे मार सकता है? तभी आसमान से धप्प की आवाज आती है। ग्रैंडपा घोस्ट हवा से उतरते हैं और उनके हाथ में एक पूरी तरह से कुचला हुआ, खून से लथपथ इंसान लटका हुआ था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लुओ यूं सेक्ट का वही महान पूर्वज लिन पोचियन था। ग्रैंडपा घोस्ट उस कचरे जैसे लिन पोचियन को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर जियांग, मैं इस कचरे को घसीट कर ले आया हूँ। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि शुक्रिया ग्रैंडपा घोस्ट। ग्रैंडपा घोस्ट हंसते हुए कहते हैं कि अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो ग्रेट वर्ल्ड रियम का मामूली कचरा था, मैंने एक हाथ से इसे मसल दिया। ये नजारा देखकर यान किंगडम के सम्राट मास्टर क्यू और जी यूए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके दिमाग की नसें फटने लगती हैं और सिस्टम से मैसेज आता है कि सॉन्ग यूए, जी यूए और ये होंगलियन की लाइफ पेनिट्रेशन वैल्यू आसमान छूने लगी है। उसी रात राजकुमारी जियांग शुएर बिना जियांग फेंग को बताए चुपचाप टियान्युआन होली लैंड के लिए रवाना होने लगती है। ग्रैंडपा घोस्ट लिन पोचियन की बची कुची आत्मा सोल को रिफाइन करके जियांग फैमिली का रक्षा कवच गार्डियन स्पिरिट बना देते हैं। ग्रैंडपा घोस्ट पूछते हैं कि मिस, क्या आप सच में यंग मास्टर जियांग फेंग को अलविदा कहे बिना जा रही हैं? जियांग शुएर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मैं ब्रदर जियांग फेंग की कल्टीवेशन में रुकावट नहीं बनना चाहती। अगर मैं उनके सामने गई तो मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जा पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि 3 साल से भी कम समय में ब्रदर जियांग अपने दम पर पूरे टियान्युआन होली लैंड में सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े होंगे। कमरे में अकेला बैठा जियांग फेंग खिड़की से बाहर आसमान को देखता है। सीनियर आत्मा चुटकी लेते हुए कहती है कि क्या बात है जियांग, तुम्हारी प्यारी बहन तो तुम्हें बताए बिना ही चली गई, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? जियांग फेंग मुस्कुराकर ठंडी सांस लेता है और कहता है कि शुएर कितनी जल्दी चली गई।
मैं तो उसे ये बताना चाहता था कि मैंने अभी अभी अपने शरीर में तीसरा डिवाइन सोर्स भी कंडेंस कर लिया है। डिंग! सिस्टम नोटिफिकेशन, लिन यूएस डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 199। अगली सुबह यान किंगडम के सम्राट, ट्रेजर पैविलियन और एल्केमिस्ट अलायंस मिलकर ऐलान करते हैं कि आज के बाद से वे पूरी ताकत के साथ जियांग फैमिली का समर्थन करेंगे। जियांग फैमिली अब यान किंगडम की सबसे बड़ी और ताकतवर फैमिली बन चुकी थी। रात के समय जियांग फेंग अपने कमरे में बैठकर सिस्टम का लकी ड्रॉ इंटरफेस खोलता है। वो सोचता है कि मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। डिंग! सिंगल ड्रॉ एक्टिवेटेड। बधाई हो होस्ट, आपने एक स्टार एपिक एफिक्स जीता है, हेवनली फील्ड लोन स्टार ऑरा, स्वर्गीय शैतानी अकेला तारा। इसकी खासियत ये थी कि होस्ट अपने खून के रिश्ते 10 जनरेशंस ऑफ ब्लड रिलेशन वाले जितने लोगों को मारेगा, उसे हर एक मौत पर 1 साल की अतिरिक्त ताकत मिलेगी। जियांग फेंग अपना सिर खुजलाता है और कहता है कि सिस्टम, क्या ये एफिक्स एक दूसरे को निगल डिवोर सकते हैं? जियांग फेंग तुरंत अपने पुराने बोन हाइपरप्लाजिया एफिक्स को इस नए हेवनली फील्ड लोन स्टार ऑरा को निगलने का हुक्म देता है। डिंग! आपका बोन हाइपरप्लाजिया एफिक्स अपग्रेड होकर एक स्टार गॉड रैंक बन चुका है। सुप्रीम बोन डिवाइन स्टोन अब पहनने वाले के शरीर में एक असली सुप्रीम बोन को जन्म देगा। जैसे ही जियांग फेंग इसे अपने शरीर में लैस करता है, उसके पूरे सीने में से एक ऐसी अलौकिक, स्वर्गीय और दिव्य रोशनी निकलती है कि पूरा कमरा जगमगा उठता है। उसके शरीर के अंदर एक असली सुप्रीम बोन का निर्माण हो जाता है। अंगूठी की सीनियर आत्मा झटके से बाहर निकलती है और पागलों की तरह चीखने लगती है कि ये तो सुप्रीम बोन की ऑरा है, ये नामुमकिन है। तुम्हारे सीने में सुप्रीम बोन कैसे आ सकता है? जियांग फेंग बहुत ही शांत अंदाज में कहता है कि सीनियर, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? ये कुछ खास नहीं है, ये तो बस हड्डियों की बीमारी यानी बोन हाइपरप्लासिया है। सीनियर आत्मा अपना सिर पकड़कर चीखती है कि क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी हड्डियों की बीमारी? ये सुप्रीम बोन है। क्या तुम जानते भी हो कि सुप्रीम बोन क्या होता है? पूरी दुनिया के इतिहास में पैदा होने वाला ये सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली चमत्कार है और तुम इतने बेपरवाह बने हुए हो। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि सीनियर, जरा मुझे देखिए, मैं इस पूरी दुनिया के इतिहास में अकेला ऐसा कल्टीवेटर हूँ जिसके पास 3 डिवाइन सोर्सेज हैं और अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसके पास 10 लेयर डाउ पैलेस है। इसलिए शांत हो जाइए। जियांग फेंग फिर से सिस्टम में 10 पुल लकी ड्रॉ चलाता है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने गोल्डन लेजेंड एंट्री प्राप्त की है। डेस्टाइन्ड बाय हेवन, एक स्टार लेजेंड। इसे इक्विप करने से दुनिया भर का कर्मा और भाग्यशाली लोग डेस्टाइन्ड इंडिविजुअल्स खुद ब खुद होस्ट की तरफ खिंचे चले आएंगे और होस्ट की आर्मर पेनिट्रेशन पावर दोगुनी हो जाएगी। जियांग फेंग सोचता है कि भले ही आर्मर पेनिट्रेशन दोगुनी हो जाए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 3 इक्विपमेंट स्लॉट हैं। देखते हैं कि इस डेस्टाइन्ड बाय हेवन की किस्मत खींचने वाली ताकत कितनी खतरनाक है। ठीक उसी पल बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। ट्रेजर पैविलियन का मैनेजर बदहवास हालत में चिल्लाता है कि यंग मास्टर जियांग, क्या आप अंदर हैं? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारे ग्रैंड मैंशन के लॉर्ड बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जियांग फेंग बाहर आता है और पूछता है कि क्या हुआ? मैनेजर रोते हुए कहता है कि कृपया चलकर देखिए, सिर्फ आप ही हमारे लॉर्ड को बचा सकते हैं। जब जियांग फेंग वहां पहुंचता है तो देखता है कि ट्रेजर पैविलियन की खूबसूरत मालकिन ये होंगलियन लॉर्ड होंगलियन दर्द से तड़प रही थी। उसके माथे पर एक बेहद खौफनाक और लाल रंग का सील दमक रहा था। ये होंगलियन दर्द से कराहते हुए चीखती है कि यंग मास्टर जियांग, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, अपने परिवार को लेकर यान किंगडम से दूर भाग जाइए। ये फैमिली का होंगलियन स्पिरिट लॉकिंग अराय लाल कमल आत्मा लॉकिंग एरे है। ये एक डिवाइन लेवल का एरे है जो अब फटने वाला है। अगर ये एरे फटा तो भगवान के स्तर से नीचे का कोई भी कल्टीवेटर जिंदा नहीं बचेगा। पूरा युआनजुन सिटी राख के ढेर में बदल जाएगा। मैनेजर रोते हुए कहता है कि यंग मास्टर जियांग, कृपया हमारी मालकिन को बचाइए। ये होंगलियन चिल्लाती है कि कोई नहीं बचा सकता। मेरे माथे पर ये जो मार्क है, इसे सिर्फ एक डिवाइन अरे मास्टर ही ठीक कर सकता है। यंग मास्टर जियांग, अगर आप अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। जियांग फेंग बहुत ही आराम से अपनी उंगलियां मरोड़ता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी एरेज अरेज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये होंगलियन हैरान होकर पूछती है कि क्या आप एरेज के बारे में जानते हैं? जियांग फेंग मासूमियत से मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, मैं अभी अभी एरे की एक किताब पढ़कर थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ और फिर आपके इस एरे को ठीक कर देता हूँ। ये सुनकर ये होंगलियन और मैनेजर की आंखें बाहर निकल आती हैं। ये होंगलियन की डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 399 तक बढ़ जाती है। वो पागलों की तरह चीखती है कि क्या आखिरी वक्त की ये रटंत विद्या क्रैमिंग काम आएगी? ये एक ऐसा एरे है जिसे सिर्फ एक डिवाइन अरे मास्टर ही सुलझा सकता है। तुम क्या जानते हो जियांग? क्या तुम्हें पता है कि दर्दनाक मौत मरना क्या होता है? इसी बीच ये होंगलियन के अतीत का एक भयानक सच सामने आता है। वो असल में एक महान सम्राट इनेट एम्परर की औलाद थी जिसके पास यिन यांग सेक्रेड बॉडी थी, लेकिन जुड़वा भाइयों के पैदा होने की वजह से उनकी यिन यांग ताकत बंट गई थी और ये फैमिली के कड़े नियमों के मुताबिक दोनों भाइयों को आपस में लड़कर एक दूसरे को निगलना था। ये होंगलियन की माँ ने उसे बचाने के लिए उसके शरीर में ये रेड लोटस स्पिरिट लॉकिंग अरे लगाया था ताकि ये फैमिली वाले उसे कभी ढूंढ न सकें।
ये होंगलियन रोते हुए कहती है कि यंग मास्टर जियांग, मैं अब तक जिंदा रही, यही मेरे लिए बहुत है, आप अब यहाँ से चले जाइए। जियांग फेंग अपनी किताब बंद करता है और मुस्कुराकर कहता है कि मैंने एरे सीख लिया है। ये होंगलियन चीखती है कि तुम डिंगे हाँक रहे हो। जियांग फेंग बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। वो अपनी सुप्रीम बोन की ताकत और कैंगमिंग ड्रैगन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। डिंग, एमवीपी एक्टिव। जियांग फेंग अपनी उंगली से ये होंगलियन के माथे पर बने उस खौफनाक रेड लोटस एरे को छूता है। पल भर में वो भयानक डिवाइन एरे शांत होने लगता है और पूरी तरह से रिपेयर होकर स्थिर हो जाता है। ये होंगलियन आंखें फटी की फटी रखकर देखती रह जाती है। उसका कातिलाना एरे पूरी तरह से ठीक हो चुका था और फटने का खतरा टल चुका था। सिस्टम से मैसेज आता है कि ये होंगलियन की हेवनली फेट डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 388 बढ़ चुकी है। ये होंगलियन घुटनों पर गिरकर भावुक आवाज में कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए यंग मास्टर जियांग का बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग फेंग बेपरवाह अंदाज में कहता है कि अरे इतनी सी बात के लिए शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें मेरा न तो ज्यादा दिमाग लगा और न ही ज्यादा ताकत। ये सुनकर ये होंगलियन का सिर चकरा जाता है। जियांग फेंग मुस्कुराकर वहां से अपने घर की तरफ लौट जाता है। जब जियांग फेंग देर रात अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता जियांग शान आंगन में अकेले चिराग की रोशनी में बैठे हुए थे। जियांग फेंग पास जाकर पूछता है कि पिताजी, आप इतनी देर रात यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? जियांग शान अपने बेटे को बड़े प्यार और दर्द भरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि फेंगिर, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम कल सुबह यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो, है ना? इन पिछले कुछ दिनों में तुमने जियांग फैमिली के लिए इतने सारे पिल फॉर्म्यूले तैयार किए, दिन रात भाग दौड़ की, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप सब देख रहा था। मुझे समझ आ गया है कि मेरा फेंगियर अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में सच पता चले। जियांग फेंग चौंक कर पूछता है कि मेरी माँ? जियांग शन ठंडी सांस लेते हैं और भावुक होकर बताते हैं कि फेंगियर, क्या तुम जानते हो कि तुमने कभी अपनी माँ को क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम्हारी माँ एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली इंपीरियल क्लैन की पवित्र कन्या होली मेडन थी। तुम्हारी माँ का परिवार अपनी शाही खून की शुद्धता, ब्लड लाइन को सबसे ऊपर मानता था, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ ने मुझसे प्यार किया और तुम्हें जन्म दिया। तुम्हें जन्म देने के बाद अपने परिवार के कहर से हम बाप बेटे को बचाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर अकेले उस अनंत अंतरिक्ष और तारों भरे आसमान स्टारी स्काई में लौट गई। जियांग शान अपने पास रखा हुआ एक पुराना नक्काशीदार संदूक बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जाने से पहले तुम्हारी माँ ये डिब्बा मेरे पास छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी स्टोन स्पिरिट ट्रेजर को खोलने में कामयाब हो जाओ तभी तुम्हें ये डिब्बा दिया जाए, और अगर तुम ऐसा न कर सको तो तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ न बताया जाए और तुम एक साधारण इंसान की तरह शांत जिंदगी जियो। जियांग फेंग उस डिब्बे को खोलता है। डिब्बे के अंदर से एक बेहद दुर्लभ और दिव्य एवरग्रीन डियर स्पिरिट सदाबहार हिरण की आत्मा बाहर निकलती है। अंगूठी की सीनियर आत्मा चीख उठती है कि हे भगवान, ये तो एवरग्रीन डियर स्पिरिट है। जियांग फेंग, तुम्हारी किस्मत कितनी खौफनाक हद तक अच्छी है। ये एवरग्रीन डियर स्पिरिट सीधे जीवन शक्ति लाइफ फोर्स पर काम करती है। अगर तुम इसे अपने वश में कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे लिए खुद मरना भी नामुमकिन हो जाएगा। तुम चाहकर भी अपनी जान नहीं दे पाओगे। जल्दी से अपने अज्योर ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालो। जियांग फेंग तुरंत उस एवरग्रीन डियर स्पिरिट को रिफाइन करके अपना गुलाम बना लेता है। ठीक उसी पल उस संदूक में से एक दिव्य रोशनी का प्रोजेक्शन निकलता है। रोशनी में से जियांग फेंग की माँ की खूबसूरत और तेजस्वी छवि प्रकट होती है। उसकी माँ मुस्कुराती है और प्यार से कहती है कि अरे वाह, मेरा छोटा सा फेंगियर अब इतना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा नहीं दिखता? और तुम्हारे ये बदसूरत पिता? चलो अच्छा है, लड़कियों को तुम्हारे जैसे लड़के ही पसंद आते हैं। जियांग फेंग की माँ का प्रोजेक्शन आगे कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे इस पिता ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? क्या तुम भी अपनी माँ की तरह खाना खाने में नखरे दिखाते हो? अब हम आगे की कहानी में देखते हैं कि जियांग फेंग अपनी माँ यांग किंगहुआन के उस जादुई संदूक में से निकले प्रोजेक्शन की तरफ देख रहा होता है। उसकी माँ की सुंदर छवि मुस्कुराते हुए उसे समझा रही होती है कि बेटा, नखरे दिखाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मजबूत बनने के लिए सब कुछ खाना चाहिए। वैसे क्या तुम लगन से कल्टीवेशन कर रहे हो? तुम्हारी माँ को कल्टीवेशन करना ज्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए जब मुझे पकड़ा गया तो मैं उनका सामना नहीं कर सकी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था। वैसे शाओ फेंग, तुम्हारी माँ ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हैं? अपने पिता की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करना मत सीखना। माँ के प्रोजेक्शन की आवाज में एक अजीब सा दर्द छलकने लगता है। वो कहती है कि शाओ फेंग, तुम्हारी माँ को हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं तुम मुझे पहचानने से इनकार न कर दो या फिर कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो। लेकिन भला एक बेटा अपनी ही माँ को कैसे नहीं पहचानेगा? मुझे माफ कर देना शाओ फेंग, ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से तुम्हें बचपन से अकेले बड़े होना पड़ा और इतने दुख सहने पड़े। वे लोग बहुत निर्दयी थे, उन्होंने मुझे बहुत सताया। वे बार बार मुझसे पूछते थे कि तुम और तुम्हारे पिता कहाँ छिपे हुए हो।
और जब मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने मुझे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ था शाओफेंग, सच में बहुत दर्द हुआ था। ये सुनते ही जियांग फेंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो भारी आवाज में कहता है कि माँ, आप रोइए मत। शाओफेंग को रोना नहीं आता, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका बेटा शाओफेंग आपको लेने जरूर आएगा। जिन जिन लोगों ने आपको सताया है और रुलाया है, उन सबको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक उसी पल जियांग फेंग के शरीर में एक खौफनाक और असीम ऊर्जा का विस्फोट होता है। उसकी कल्टीवेशन हवा की तेजी से आगे बढ़ती है। वो एक ही झटके में डिवाइन सोर्स रियल्म के छठे लेवल पर पहुंच जाता है। उसके शरीर के चारों तरफ छठा डिवाइन सोर्स दमकने लगता है। माँ का प्रोजेक्शन ये देखकर बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरे बेटे में तो एक महान सम्राट बनने की पूरी क्षमता है। शाओफेंग, अब मेरी विदाई का वक्त आ गया है। जियांग फेंग भावुक होकर चिल्लाता है कि माँ रुकिए, मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आपको उस नरक से निकालकर वापस घर जरूर लाऊंगा। माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा बच्चा कितना महान है, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व है और मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात याद रखना शाओफेंग, अपने लिए एक अच्छी डाओइस्ट पार्टनर ढूंढना। मेरा बेटा इस दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत का हकदार है और हमेशा भरपेट खाना खाना, याद रखना। इसी बीच माँ का प्रोजेक्शन गायब होने लगता है। आसमान में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। पूरे स्पेस पर एक खौफनाक बैरियर बनने लगता है। पास खड़ी सीनियर आत्मा घबराकर चिल्लाती है कि जियांग फेंग, ये क्या हो रहा है? यहाँ का स्पेस अचानक से ब्लॉक क्यों हो गया है? मैंने बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत की थी। माँ का जाने से पहले का एक आखिरी संदेश गूंजता है, जिसमें वो कहती है कि ये मेरी होने वाली बहू है, बहुत ही सुंदर है। फेंगियर, तुम्हारी पसंद सच में बहुत अच्छी है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। फिर माँ गुस्से में अपने पति जियांग शन को याद करती है कि जियांग शन, तुम बेकार इंसान हो, तुम्हारी पत्नी पिटती रही और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। खैर छोड़ो, खुश रहो। इसके बाद शुएनहुआंग एंशिएंट स्टार स्काई कर्टन की तरफ इशारा करते हुए माँ कहती है कि यांग फैमिली, मैं जल्द ही तुमसे पाई पाई का हिसाब चुकता करूंगी। प्रोजेक्शन के पूरी तरह खत्म होते ही जियांग फेंग के पिता जियांग शन दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। वे कांपती आवाज में पूछते हैं कि फेंगियर, क्या वो अभी जो रोशनी दिखी थी वो तुम्हारी माँ थी? जियांग फेंग उदास होकर सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ पिताजी, माँ अपनी बची हुई चेतना और आत्मा छोड़ गई थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। जियांग शन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी हैं, क्या वे ठीक हैं? जियांग फेंग मुट्ठियां भींचते हुए ठंडी आवाज में कहता है कि वे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपनी माँ को वापस लेकर आऊंगा। अगर मेरी माँ को जरा सी भी खरोंच आई या उन्हें कुछ हुआ तो मैं उस पूरे खानदान और इस दुनिया के हर उस शख्स को बराबर का गुनहगार मानूंगा। दूसरी तरफ सुदूर शुआनहुआंग एंशिएंट स्टार में यांग फैमिली का मुख्य हॉल तनाव से भरा हुआ था। यांग फैमिली के 13 एंसेस्टर गुस्से से कांप रहे होते हैं। वे यांग किंगहुआन की तरफ देखकर दहाड़ते हैं कि किंगहुआन, तुमने इतना बड़ा पाप करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी हर होली मेडन का विवाह हमारे क्लैन चीफ के साथ होना तय होता है? तुम्हारे इस घटिया कदम के बाद हमारे क्लैन चीफ दुनिया के सामने अपना सिर कैसे उठाएंगे? तुमने ऐसा क्यों किया किंगहुआन? यांग किंगहुआन बिना किसी डर के गर्व से अपना सिर उठाकर जवाब देती है कि 13 एंसेस्टर, किंगहुआन को उसके माता पिता ने 6 साल की उम्र तक पाला था, लेकिन 6 साल की उम्र के बाद मैंने इस पूरे परिवार से एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली। जब मैंने इस परिवार को छोड़ा था तब मैंने खुद अपनी कल्टीवेशन को नष्ट कर दिया था। मेरे इस कदम में शर्मिंदगी का एक भी कतरा नहीं है। 13 एंसेस्टर गुस्से में चीखते हैं कि तुमने अपनी कल्टीवेशन खुद तबाह कर ली। तुमने सिर्फ इस यांग फैमिली से भागने के लिए अपने अमरता के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन खत्म कर ली? तुम्हारी रगों में आज भी इस यांग फैमिली का खून दौड़ रहा है। क्या तुम्हारे परदादा को ये बात नहीं पता कि इस परिवार की नजर में तुम कभी एक इंसान थी ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज थी? फिर भी तुम्हारे नाम के आगे यांग का सरनेम लगा हुआ है। यांग किंगहुआन मुस्कुराती है और निडर होकर कहती है कि परदादा, आप एक दिन किंगहुआन के बच्चे का भविष्य जरूर देखेंगे। वो इस अमरता के रास्ते की सारी दीवारों को तोड़कर इस पूरी धरती को अपने कदमों में झुका देगा। 13 एंसेस्टर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि बकवास, कहाँ है वो अवैध बच्चा? यांग किंगहुआन कहती है कि वो एक दिन मुझे यहाँ से आजाद कराने जरूर आएगा। आपने सुना ना 13 एंसेस्टर, यही यांग किंगहुआन का आखिरी जवाब है। तभी यांग फैमिली का क्लैन चीफ आगे आता है और गुस्से में कहता है कि हमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन ये औरत सुधरने वाली नहीं है। वो अपने पीछे खड़े इंपीरियल सेंसर को हुक्म देता है कि इंपीरियल सेंसर, क्या तुम तैयार हो? इंपीरियल सेंसर झुककर कहता है कि आपका सेवक यांग फैमिली के हुक्म का गुलाम है। क्लैन चीफ क्रूरता से हंसते हुए कहता है कि यांग किंगहुआन ने हमारे नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और एक नीच इंसान के साथ मिलकर उस अवैध बच्चे को जन्म दिया है। अब हम इस पर फैसला सुनाते हैं कि इसकी आत्मा को पूरी तरह से खंगालकर सोल सर्च उस नीच बच्चे के ठिकाने का पता लगाया जाए। यांग किंगहुआन मन ही मन रोते हुए अपने बेटे को याद करती है कि मुझे माफ कर देना मेरे छोटे से फेंगियर।
तुम्हारी माँ शायद तुम्हें पूरी तरह भूल जाए। तभी पास खड़ा एल्डर घबराकर चिल्लाता है कि क्लैन चीफ, ये औरत अपनी खुद की चेतना को नष्ट करने जा रही है। यांग किंगहुआन की चेतना धीरे धीरे बिखरने लगती है। वो मुस्कुराते हुए सोचती है कि भविष्य में जब मेरा छोटा फेंगर मुझे ढूंढने आएगा तो शायद उसकी माँ बहुत बेवकूफ और पागल बन चुकी होगी। मेरे छोटे बच्चे, अपनी इस पागल माँ से नफरत मत करना। ठीक उसी पल हजारों मील दूर जियांग फेंग के दिमाग में सिस्टम की गूंज सुनाई देती है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपका इक्विपमेंट स्लॉट अपग्रेड होकर अल्टीमेट इक्विपमेंट स्लॉट बन चुका है। डिंग! बधाई हो, आपने एक एपिक आइटम हासिल किया है। लॉग इन टू द फ्यूचर, 10 इयर्स भविष्य के 10 साल बाद का लॉग इन। इस एक स्टार एपिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से यूजर को आज से ठीक 10 साल बाद वाली अपनी कल्टीवेशन लेवल हासिल हो जाएगी। इसकी एक्टिवेशन का समय 1 घंटे का है और कूल डाउन टाइम 10 साल का है। जियांग फेंग तुरंत इस नए आइटम को इक्विप करता है। डिंग! भविष्य के 10 साल का इक्विपमेंट सफलतापूर्वक इक्विप हो चुका है। यूजर का कल्टीवेशन लेवल 10 साल बाद ग्रेट एम्परर के तीसरे रियल्म पर पहुंच जाएगा। क्या ग्रेट एम्परर स्टेटस एक्टिवेट करना चाहते हैं? जियांग फेंग सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है कि क्या 10 साल में ग्रेट एम्परर बनना बहुत धीमा नहीं है? मेरी माँ के दिए गए संदेशों में यांग फैमिली की असली ताकत का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ग्रेट एम्परर बनने के बाद ही कोई यांग फैमिली में कदम रख सकता है। लेकिन मेरी माँ के पास इतना लंबा वक्त नहीं है, वे 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकती। जियांग फेंग अपनी अंगूठी में मौजूद सीनियर आत्मा से पूछता है कि सीनियर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सीनियर आत्मा पूछती है कि क्या बात है। जियांग फेंग बताता है कि यांग फैमिली की होली मेडन यांग किंगहुआन की दिव्य चेतना नष्ट होने के कगार पर है। सीनियर आत्मा हैरान होकर कहती है कि क्या यांग किंगहुआन, उस बेवकूफ लड़की ने ऐसा क्यों किया? उसकी चेतना के टुकड़े भी नहीं बचे होंगे। मैं सिर्फ उसकी बिखरी हुई चेतना के कुछ अधूरे अंशों को ही बचा सकती हूँ। सीनियर आत्मा आगे समझाती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में इस दुनिया में 360 इनेट होली स्पिरिट्स मौजूद थीं। यांग फैमिली उन्हीं में से एक यानी मैनिफेस्टेशन होली गॉड के वंशज हैं। यांग फैमिली को अपने पूर्वजों से ये खून का वरदान मिला है। उनके माथे के बीच एक हेवनली कर्टन होता है, जो सबसे ऊंचा नॉर्थ टर्न और सबसे नीचा एक स्टोन टर्न होता है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन होली गॉड के पास ही 9 टर्न हेवनली कर्टन था। बाकी सभी के पास ज्यादा से ज्यादा 8 टर्न ही हो सकता था, जो कि सुप्रीम बोन एंशिएंट सेंट बॉडी के बराबर ताकतवर माना जाता है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ उस महान यांग फैमिली की होली मेडन थी। भला एक 10 टर्न हेवनली आई इतनी आसानी से कैसे विकसित हो सकता है? डिंग! लिंग्यूज हेवनली फेट डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 488 बढ़ चुकी है। जियांग फेंग बिना वक्त गंवाए पूछता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि श्वेनहुआंग स्टारफील्ड तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सीनियर आत्मा कहती है कि एक स्टारफील्ड से दूसरे स्टारफील्ड तक जाने के लिए सटीक कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। गाउचन स्टारफील्ड में मौजूद एल्केमिस्ट अलायंस के हेडक्वार्टर के पास ये जानकारी जरूर होगी। लेकिन रुको, तुम सच में सीधे यांग फैमिली में जाकर किसी को छीनने की बेवकूफी तो नहीं करने वाले? क्या तुम कल ही एल्केमिस्ट अलायंस जा रहे हो? सीनियर आत्मा चिल्लाती है कि जियांग फेंग, मुझे सच में लगता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यांग फैमिली कैसी खौफनाक चीज है? ग्रेट एम्परर्स की बात तो छोड़ ही दो, उनके पास कम से कम 10 सुप्रीम बीइंग्स पहले से मौजूद हैं। भले ही तुम्हारे पास एक ग्रेट एम्परर बनने का पोटेंशियल है, लेकिन अभी तुम उनके सामने सिर्फ जूते पॉलिश करने लायक ही हो। तुम्हें अभी बड़े होने के लिए वक्त चाहिए। क्या तुम अब टियानलिंग क्लैन की स्टार स्पिरिट को हासिल नहीं करने वाले? क्या तुम डिवॉरिंग हेवन टेक्निक की प्रैक्टिस छोड़ दोगे? जियांग फेंग बहुत ही शांत और बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर टियानलिंग क्लैन की वो स्टार स्पिरिट समझदार होगी तो वो खुद चलकर मेरे पास आ जाएगी। सीनियर आत्मा अपनी फटी आंखों से उसे देखती है और कहती है कि क्या वो एक डाओ स्पिरिट है? वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी? हा हा हा! जियांग नाम के लड़के, तुम्हारा घमंड सच में 7वें आसमान पर है। डिंग! डेस्टाइन्ड बाय हेवन एंट्री का असर शुरू हो चुका है। अगली सुबह जियांग फेंग और सीनियर आत्मा एल्केमिस्ट अलायंस की तरफ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंचते हैं। सीनियर आत्मा कहती है कि ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल सच में बहुत काम की चीज है। इसके बिना तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में सदियां लग जाती। जब हम अंदर पहुंचे तो जो टोकन मैंने तुम्हें दिया था, बस वही दिखा देना। जैसे ही वे एल्केमिस्ट अलायंस के परिसर में कदम रखते हैं, वहां का एक बड़ा अधिकारी दौड़ता हुआ जियांग फेंग के पास आता है और बहुत ही आदर से झुककर पूछता है कि यंग मास्टर, आपके क्या आदेश हैं? जियांग फेंग सीधे लहजे में कहता है कि मुझे तुम्हारे गिल्ड लीडर से मिलना है। अधिकारी तुरंत झुककर कहता है कि कृपया मेरे साथ किशान की तरफ चलिए। तभी एल्केमिस्ट अलायंस के अंदर हड़कंप मच जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि पिल सेंट किशन अपनी तपस्या सिक्लूजन से बाहर कैसे आ गए। पिल सेंट किशन खुद बाहर आते हैं और जियांग फेंग को देखकर आदर से कहते हैं कि औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। यंग मास्टर जियांग, मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना है। बहुत बढ़िया, आप मेरे साथ चलिए। सुना है आपने सिचन शिंगलिंग को अपने वश में कर लिया है।
जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि ये तो बस मेरी खुशकिस्मती है। किशन पूछता है कि सिचन शिंगलिंग कहाँ गई। फिर वो अपने चेले से कहता है कि यंग मास्टर, कृपया 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं गिल्ड लीडर को बुलाकर लाता हूँ। किशन के जाते ही सीनियर आत्मा फिर से जियांग फेंग के कान में फुसफुसाती है कि जियांग फेंग, मुझे अभी भी लगता है कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तुम्हारे इस टैलेंट के साथ तुम 10 सालों में पक्के तौर पर ग्रेट एम्परर बन जाओगे। फिर अभी अपनी मौत को दावत देने क्यों जा रहे हो? ट्यानलिंग क्लैन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि तुम पहले अपने लिए कुछ और डाओइस्ट पार्टनर्स ढूंढो। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपसे पहले नहीं कहा था? अगर सिचन सिंगलिंग समझदार होगी तो वो खुद मुझे ढूंढते हुए आ जाएगी। ठीक उसी पल हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है और एक अलौकिक रोशनी आसमान से नीचे उतरती है। उस रोशनी में से सिचन सिंगलिंग डाओलिंग पागलों की तरह दौड़ती हुई बाहर आती है। वो खुशी से चिल्लाती है कि तुम सच में चेन चोंग हो, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। हाँ, मेरी तो लॉटरी लग गई। चेन चोंग, मैं तुम्हारी चेली बनने आई हूँ, देखो मुझे नीचे उतारो। पास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। डाओलिंग चिल्लाती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लेजेंडरी भाई से इस तरह बात करने की? क्या तुम बोल भी सकते हो? फिर वो थोड़ा झिझकते हुए जियांग फेंग से कहती है कि माफ करना, मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाई। डिंग, लीपिंग ओवर डेस्टिनी, डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 488 बढ़ चुकी है। डाओलिंग फिर जियांग फेंग के सामने झुककर कहती है कि हमने पहले ही एक ग्रेट डाओ सिम्बियोसिस कायम कर लिया है, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। सिचेन शिंगलिंग असल में ट्यानलिंग क्लैन की रचना नहीं है, बल्कि इसे एक वरिष्ठ बुजुर्ग सीनियर ने हमारे लिए छोड़ा था। उन्होंने हमारे ट्यानलिंग क्लैन पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारी आने वाली 10 पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। क्या आप उस सीनियर को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। जियांग फेंग अपनी अंगूठी की तरफ इशारा करता है। सीनियर आत्मा लिंग युए तुरंत बाहर प्रकट होती है। डाओलिंग घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए चिल्लाती है कि सीनियर, आपके सबसे बड़े चेले को आज भी आपकी याद आती है। अरे प्रणाम एंसेस्टर लिंग युए। लिंग युए मुस्कुराकर उस बुजुर्ग आत्मा को देखती है और कहती है कि लिंग युए, क्या ये सच में तुम हो, बूढ़े दोस्त? बहुत लंबा समय बीत गया। तुम पिंगटुओं के वंशज हो ना? बुरे नहीं हो। वो बुजुर्ग चेला भावुक होकर कहता है कि एंसेस्टर लिंग युए, हमारे क्लैन लीडर आपको बहुत याद करते हैं। वे आपके जाने के बाद लगभग पागल हो चुके हैं। लिंग युए का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहती है कि वो हन शुआंग पूरी तरह से नीच और हरामजादी है। उसने उस कैंगमिंग ड्रैगन स्पिरिट को हासिल करने के लिए अपने ही बाप का खून कर दिया। जियांग फेंग बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि ग्रैंडपा, मैं आपके इस कर्मा का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। लिंग युए पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ क्लैन लीडर से मिलने वापस नहीं चलोगे? इतने सालों में वे तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कल्टीवेशन करते करते लगभग सनकी हो चुके हैं। सीनियर आत्मा कहती है कि मुझे अभी इस लड़के के साथ एक बहुत जरूरी सफर पर जाना है। क्लैन लीडर का चेला पूछता है कि इस यंग मास्टर और सीनियर के बीच क्या रिश्ता है? लिंग युए गर्व से कहती है कि मास्टर और चेले का। तभी एल्केमिस्ट अलायंस के अंदर से एक बेहद सुंदर और गरिमापूर्ण महिला बाहर आती है। वो लिंग युए को देखकर भावुक हो जाती है और चिल्लाती है कि आंट युएर, मुझे लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। आपकी इस आंट को आपकी बहुत चिंता हो रही थी। लिंग युए मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है आंट, अब और मत रोइए, मैं वापस आ गई हूँ ना। फिर वो जियांग फेंग की तरफ इशारा करके कहती है कि ये तुम्हारी आंट है, बहुत सुंदर है ना? जियांग फेंग बेपरवाह अंदाज में कहता है कि सुंदर? आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आप तो हद ही कर रही हैं। जियांग फेंग की बात सुनकर आंट युएर की आंखें जियांग फेंग पर टिक जाती हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है कि जियांग फेंग, तुम मरने वाले हो। लेकिन फिर वो तुरंत खुद को संभालती है और आदर से कहती है कि आंट, ये जियांग फेंग है, मेरा जीवन दाता। मेरी युएर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग फेंग थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ठीक है आंट, असल में मैं यहाँ आपसे एक बहुत बड़ी मदद मांगने आया हूँ। आंट पूछती है कि क्या बात है बेटा? जियांग फेंग कहता है कि मुझे याद है कि मे शुए डैन शेन असल में मे फैमिली के मेंबर हैं। उनके पास श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार रीजन के सटीक कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। क्या आप कृपया मे शुए डैन शेन को यहाँ बुला सकती हैं? आंट थोड़ा चौकस होकर पूछती है कि श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार रीजन के कोऑर्डिनेट्स? मे शुए डैन शेन इस वक्त एल्केमिस्ट अलायंस में ही मौजूद हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। लेकिन तुम उस खतरनाक जगह के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब आंट बाहर जाती है तो सीनियर आत्मा फिर जियांग फेंग के कान में फुसफुसाती है कि जियांग फेंग, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एल्केमिस्ट अलायंस और मे फैमिली के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अपने टैलेंट से 10 साल में ग्रेट एम्परर बन सकते हो, फिर अभी मौत के मुंह में क्यों कूद रहे हो? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने एक एपिक एफिक्स ड्रॉ किया है। डबल रिफ्लेक्शन 1 स्टार एपिक। इसकी खासियत ये है कि दिन में एक बार होस्ट अपने दुश्मन के किसी भी एक हमले का नुकसान दोगुना करके वापस उसी पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, चाहे दुश्मन का रियल्म कितना भी ऊंचा क्यों ना हो।
जियांग फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि ये एफिक्स तो सच में कमाल का है। तभी कमरे में मे शुए डैनशेन कदम रखता है। उसके साथ एल्केमिस्ट अलायंस की लीडर आंट भी होती है। आंट कहती है कि मे शुए, क्या तुम्हारी मे फैमिली के पास शुआनहुआंग एंशिएंट स्टारफील्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं? हम तुम्हारी फैमिली के साथ एक डील करना चाहते हैं। एल्केमिस्ट अलायंस जो भी कीमत होगी चुकाने को तैयार है। मे शुए डैनशेन ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अलायंस लीडर, कोऑर्डिनेट्स की जानकारी सिर्फ हमारे पेट्रियार्च को है, लेकिन हमारे पेट्रियार्च 16 साल पहले एक गॉड लेवल के कल्टीवेटर के हाथों बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से वे कोमा में हैं। सीनियर आत्मा हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारा पेट्रियार्च तो खुद एक गॉड किंग है, वो एक मामूली गॉड लेवल के कल्टीवेटर से इतना गंभीर घायल कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है। मे शुए डैनशेन समझाता है कि हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अलायंस लीडर, आप जानती है कि हमारी मे फैमिली के संबंध शुआनहुआंग एंशिएंट स्टारफील्ड की यांग फैमिली से हैं, इसीलिए हमारे पास वे कोऑर्डिनेट्स हैं। वो गॉड लेवल की औरत कोई आम इंसान नहीं थी, उसका बैकग्राउंड बहुत खौफनाक था। ऐसा लगता है कि वो यांग फैमिली की होली मेडन थी। भले ही उसकी कल्टीवेशन सिर्फ गॉड लेवल की थी, लेकिन उसकी अरे फॉर्मेशन पावर पहले ही गॉड किंग के स्तर को छू चुकी थी। हमारे पेट्रियार्च को यांग फैमिली ने उस होली मेडन को पकड़ने का काम सौंपा था, लेकिन उल्टे हमारे पेट्रियार्च ही उसमें बुरी तरह फंस गए। मे शुए आगे कहता है कि अगर आप हमारे पेट्रियार्च का इलाज कर दें तो शायद बात बन सकती है। उस यांग फैमिली की होली मेडन ने अपने खानदान के नियमों को तोड़ा था और एक नीच बाहरी इंसान के साथ मिलकर बच्चे को जन्म दिया था। उसने अपने खून को नापाक किया था। वो अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा देने वाली गद्दार थी। ये सुनते ही जियांग फेंग के शरीर से कत्ल कर देने वाली ऑरा निकलने लगती है। अलायंस लीडर आंट चिल्लाती है कि मे शुए, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ये यंग मास्टर कौन है? ये यंग मास्टर जियांग फेंग है, मेरा रक्षक और दोस्त। मे शुए घमंड से कहता है कि मैंने जो कहा सच कहा। वो औरत गद्दार थी। जियांग फेंग की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वो ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या तुम्हारी मे फैमिली ने यांग फैमिली के इशारे पर मेरी माँ को पकड़ा था? मे शुए चौंक कर देखता है कि जियांग फेंग के शरीर में से एक साथ कई शक्तिशाली ब्रेक थ्रू होने लगते हैं। ब्रेक थ्रू टू द फर्स्ट एपर्चर प्रोफाउंड इन्फेंट रियल्म, ब्रेक थ्रू टू द मार्शल एपर्चर प्रोफाउंड यिन रियल्म, 10 डिवाइन सोर्सेज एक्टिवेटेड। जियांग फेंग की कल्टीवेशन स्पीड देखकर मे शुए की रूह कांप जाती है। जियांग फेंग दहाड़ते हुए चिल्लाता है कि क्योंकि मैं ही उस तथाकथित यांग फैमिली की होली मेडन का बेटा हूँ। इससे पहले कि मे शुए संभल पाता, जियांग फेंग का एक खौफनाक वार मे शुए के चीथड़े उड़ा देता है। मे शुए डैनशेन वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। एल्केमिस्ट अलायंस में कोहराम मच जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं कि मे शुए मारा गया। मे शुए तो मे फैमिली का इकलौता एल्केमिस्ट गॉड था। एल्केमिस्ट अलायंस को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मे फैमिली के हेडक्वार्टर में खबर पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता है। मे फैमिली का नया पेट्रियार्च गुस्से में अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाता है कि क्या उस नौजवान की शक्ल उस औरत के बेटे से मिलती है? वो पाजी यांग चिंगहुआन का बेटा है। फिर से वही यांग चिंगहुआन। उस कमीनी औरत ने मेरे भाई को घायल किया, मेरे भाई के अमर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया और मेरी मे फैमिली के भविष्य को बर्बाद कर दिया। और अब उसका बेटा आकर मेरी मे फैमिली के एल्केमिस्ट गॉड को मार गया। ये बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रियार्च दहाड़ता है कि हमने पहले ही शुआनहुआंग एंशिएंट स्टार में यांग फैमिली को खबर भेज दी है। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आती है। ब्लड मेडिसिन एम्परर वैली के लोग और मेडिसिन सेंट हन जुआंग अपने दल बल के साथ मे फैमिली के आंगन में उतरते हैं। हन जुआंग कहता है कि हमने सुना है कि पिल गॉडेस में शुए को एल्केमिस्ट अलायंस में मार दिया गया है। हमारा मेडिसिन एम्परर वैली इस नीच हरकत से बेहद नफरत करता है और हम मे फैमिली का साथ देने आए हैं ताकि एल्केमिस्ट अलायंस से इसका पूरा हिसाब मांगा जा सके। मे फैमिली का पेट्रियार्च झुककर स्वागत करता है कि मेडिसिन सेंट हन जुआंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया अंदर पधारिए। इसी बीच एल्केमिस्ट अलायंस के आसमान पर अचानक काले बादल छा जाते हैं। एक खौफनाक और बूढ़ा इंसान आसमान से नीचे उतरता है। उसकी उपस्थिति मात्र से पूरी धरती कांपने लगती है। लोग घबराकर फुसफुसाने लगते हैं कि ब्लड मून सुप्रीम, ये राक्षस यहाँ एल्केमिस्ट अलायंस में कैसे आ गया? ये तो अपनी पीढ़ी का वो महान सुप्रीम बीइंग है जिसमें एक सम्राट बनने का पोटेंशियल था, लेकिन इसने अपनी पूरी जिंदगी के प्यार के लिए अपने सम्राट बनने के सपने को भी लात मार दी थी। अलायंस लीडर आंट आगे बढ़कर आदर से पूछती है कि ब्लड मून प्रिंस, आज हमारे एल्केमिस्ट अलायंस में आपके कदम कैसे पड़े? ब्लड मून सुप्रीम ठंडी आवाज में कहता है कि मुझे एक पिल चाहिए। सुप्रीम लॉर्ड लिंगयुए दाओजुन, मुझे एक येलो ब्लड सेंट पिल की जरूरत है। अगर तुम इसे 10 पैटर्न 10 धारी के साथ सफलतापूर्वक रिफाइन कर दो तो मैं लिन फैमिली का नामो निशान मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अलायंस लीडर कांपते हुए कहती है कि 10 पैटर्न येलो ब्लड सेंट पिल, क्या इसे रिफाइन करना संभव है?
तभी जियांग फेंग आगे आता है और बेपरवाह अंदाज में कहता है कि बेशक बनाया जा सकता है। सीनियर आत्मा घबराकर जियांग फेंग को खींचती है और चिल्लाती है कि जियांग फेंग, बेवकूफी मत करो, ये एक 10 पैटर्न सेंट पिल है, क्या तुम सच में इसे रिफाइन कर सकते हो? जियांग फेंग ब्लड मून सुप्रीम की तरफ देखकर कहता है कि सीनियर, आप इस येलो ब्लड सेंट पिल का इस्तेमाल उस ताबूत में लेटे इंसान को बचाने के लिए करना चाहते हैं ना? हाँ सीनियर, मैं सच में एक 10 पैटर्न सेंट पिल रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ब्लड मून सुप्रीम की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। वो कहता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जियांग फेंग बिना डरे मुस्कुराता है। उसी वक्त दूर मे फैमिली की एक बहुत बड़ी खदान में भयंकर धमाका होता है। खबर आती है कि मे फैमिली की खदान पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ मे फैमिली और मेडिसिन एम्परर वैली के लोग अल्केमिस्ट अलायंस पर हमला करने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे होते हैं। मे चांगकोंग मुस्कुराकर कहता है कि मेडिसिन गॉड हन, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हन जुआंग हंसकर कहता है कि हमारी दुश्मनी एक ही है, अल्केमिस्ट अलायंस। जब एल्डर लाई पहुंचेंगे तो अगर वे सीधा जवाब नहीं देंगे तो हमारे 3 शक्तिशाली दिग्गजों को कदम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वे अल्केमिस्ट अलायंस की तरफ बढ़ पाते, आसमान से एक भयानक थप्पड़ नीचे गिरता है। एल्डर ये और उनके साथियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है कि एल्डर ये को एक ही थप्पड़ में मसल दिया गया, ये कैसे संभव है? जियांग फेंग हवा में तैरता हुआ नीचे उतरता है। उसके पीछे ब्लड मून सुप्रीम और सीनियर आत्मा खड़े थे। मे फैमिली का पेट्रियार्च थर थर कांपते हुए चीखता है कि ब्लड मून सुप्रीम, स्नो मून प्रिंस, आपने हमारी मे फैमिली पर हमला क्यों किया? हमारी मे फैमिली ने कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। जियांग फेंग ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि क्योंकि मुझे आज इस मे फैमिली के हर एक मेंबर की आत्मा चाहिए। मैं इस मरे हुए मे पेट्रियार्च की आत्मा का एक एक टुकड़ा निकालकर उसकी चेतना को खंगालूंगा। मे फैमिली का पेट्रियार्च पागलों की तरह चिल्लाता है कि ये अन्याय है। मेडिसिन सेंट हन जुआंग, मैं आपसे तीनों सीनियर्स की मदद मांगता हूँ। हन जुआंग ये खौफनाक मंजर देखकर घबरा जाता है। वो ब्लड मून सुप्रीम के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि योर हाइनेस, हम तो मेडिसिन एम्परर वैली से हैं, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप बैरियर हटाकर हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे सकते हैं? जियांग फेंग मुस्कुराकर हन जुआंग की तरफ देखता है और पूछता है कि अच्छा, तो तुम हन जुआंग हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हन जुआंग जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है कि यंग मास्टर, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं पक्के तौर पर आपका वफादार गुलाम बन जाऊंगा। आपकी जो भी दुश्मनी है आप खुद तय कीजिए। जियांग फेंग ठंडी आवाज में पूछता है कि मैं कैसे तय करूं? जाहिर है सबको जान से मारकर, यहाँ किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। हन जुआंग चीखता है कि तीनों एल्डर्स मेरी मदद करो, ये तो चींटी का पहाड़ से टकराने जैसा है। लेकिन ब्लड मून सुप्रीम का एक ही वार उन तीनों एल्डर्स और हन जुआंग को पल भर में राख बना देता है। जियांग फेंग में फैमिली के बचे हुए लोगों की तरफ देखता है। वे रोते बिलखते हुए दया की भीख मांगते हैं कि यंग मास्टर, हमें छोड़ दीजिए। जब आप हमारी वजह से पकड़े गए थे तो क्या आपने सोचा था कि मेरी माँ बेकसूर थी? क्या आपने मेरी माँ को पकड़ते वक्त दया दिखाई थी? मे फैमिली का पुराना बुजुर्ग एंसेस्टर मे जेनहुआ, जो मरने का नाटक कर रहा था, अचानक उठ खड़ा होता है। जियांग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि मे जेनहुआ, क्या तुम्हें लगा था कि मरने का नाटक करने से तुम बच जाओगे? मे जेनहुआ गुस्से में अपने ही वंशजों को मारने लगता है और चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ हो। जब मैंने उस औरत को पकड़ने का फैसला किया था तब मैंने तुमसे कहा था कि मुसीबत की जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर दो, लेकिन तुमने इतने बड़े अजाब को जिंदा छोड़ दिया। जियांग फेंग अपनी उंगलियां मरोड़ता है और अपनी नई बनाई हुई सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल मे जेनहुआ और मे पेट्रियार्च पर करता है। ब्रेक थ्रू टू द स्टोन एपर्चर प्रोफाउंड यिन रियल्म, स्टोन एपर्चर प्रोफाउंड प्यूपिल, स्टोन गॉड सोर्स, सुप्रीम बोन स्टोन, हेवनली आई एक्टिवेटेड। जैसे ही जियांग फेंग उनकी आत्मा को खंगालता है, उसके सामने उसकी माँ यांग किंगहुआन के अतीत की यादें तैरने लगती हैं। यादों में यांग किंगहुआन के दादाजी ग्रैंडफादर रोते हुए अपनी पोती को देख रहे होते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि किंगहुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? जब उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती होली मेडन बनाया था तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? यांग किंगहुआन मुस्कुराकर अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी, अगर मैं आपको जगाती तो क्या आप मुसीबत में नहीं पड़ जाते? किंगहुआन जानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बदकिस्मती से नहीं भाग सकती। दादाजी, किंगहुआन ने आपके माथे पर यह मार्क इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे आपकी मदद की उम्मीद थी। ग्रैंडफादर रोते हुए कहते हैं कि तुम अब ऐसी हालत में हो, मैं बूढ़ा तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूं? किंगहुआन, भले ही मैं उसकी रक्षा 10 साल तक कर लूं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? 10 साल बाद वो ज्यादा से ज्यादा एक गॉड किंग ही बन पाएगा। यांग किंगहुआन गर्व से मुस्कुराती है और कहती है कि दादाजी, मेरा छोटा फेंगियर सच में बहुत कमाल का है, वो मुझसे 100 गुना
1000 गुना ज्यादा बेहतर और ताकतवर है। दादाजी, उस पर भरोसा रखिए। ग्रैंडफादर मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं उसकी 100 साल तक भी रक्षा करूं तो क्या फर्क पड़ता है। मैं जानता था कि मेरे देखने पर मुझे भी छोटा फेंगियर बहुत पसंद आएगा। अतीत का ये मंजर खत्म होते ही जियांग फेंग की आंखें गुस्से और जलन से भर जाती हैं। उसे पता चलता है कि श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार में उसकी माँ के माता पिता यानी उसके नाना नानी को यांग फैमिली ने अभी भी बंधक बना रखा है और उन्हें कठपुतली पपेट्स बनाने की साजिश रची जा रही है ताकि जियांग फेंग को जाल में फंसाया जा सके। जियांग फेंग गुस्से में चिल्लाता है कि सीनियर, एक बार फिर मेरी मदद कीजिए। ब्लड मून सुप्रीम मुस्कुराकर कहता है कि यंग मास्टर, एक क्या, अगर आप 10 बार भी कहेंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। जियांग फेंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलिए और उस यांग फैमिली का नामो निशान मिटा दीजिए, श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार की यांग फैमिली। ब्लड मून सुप्रीम थोड़ा चौंक कर कहता है कि यंग मास्टर, मजाक मत कीजिए। भले ही मैं एक सुप्रीम बीइंग हूँ, लेकिन यांग फैमिली के पास मेरे जैसे कम से कम 10 दिग्गजों की फौज है। जियांग फेंग शांत आवाज में कहता है कि एक सुप्रीम बीइंग से लड़ना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तुम्हें ग्रेट एम्परर बनने में मदद करूंगा। क्या तुम मेरे साथ यांग फैमिली पर हमला करने चलोगे? ब्लड मून सुप्रीम हंसकर कहता है कि उसमें क्या बुराई है, लेकिन ग्रेट एम्परर बनने में कम से कम 30 साल की तपस्या लगती है। जियांग फेंग अपनी उंगली उठाता है और कहता है कि 30 साल बहुत लंबा समय है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देता हूँ, मुझे अपनी कल्टीवेशन तकनीक दिखाओ। जियांग फेंग ब्लड मून सुप्रीम की तकनीक को देखता है और अपने सिस्टम की मदद से उसे पल भर में अपग्रेड कर देता है। डिंग! यिंग शुयुए's हेवनली फेट डिफेंस पेनिट्रेशन वैल्यू 488 बढ़ चुकी है। जियांग फेंग कहता है कि 1 घंटे बाद हम रवाना होंगे। ब्लड मून सुप्रीम हैरान होकर देखता है कि उसके शरीर के अंदर की सारी रुकावटें पल भर में खत्म हो चुकी हैं। वो चिल्लाता है कि 1 घंटा? यंग मास्टर, आधे घंटे के अंदर मैं आपके साथ यांग फैमिली की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उस यांग फैमिली को इस ब्लड ब्लेड की धार चखने दीजिए। ठीक उसी वक्त पूरे ब्रह्मांड के आसमान में एक अलौकिक स्वर्गीय रोशनी चमक उठती है। बड़े बड़े दिग्गज आसमान की तरफ देखकर कांपने लगते हैं कि क्या कोई ग्रेट एम्परर के पद पर सिद्ध प्रूविंग द डाउ ऑफ द ग्रेट एम्परर हो रहा है। मैं फैमिली के उस खुले गेट के पास खड़े होकर जियांग फेंग अपने हाथ में चमकती हुई तलवार उठाता है और श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार की तरफ अपनी नजरें गड़ा देता है। अब हम आगे की कहानी में देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के आकाश में एक अभूतपूर्व और अलौकिक ऊर्जा की लहर फैल जाती है। ग्रेट डाउ की दिव्यता चारों ओर प्रकट होने लगती है, जिसे देखकर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स और शक्तिशाली योद्धा अपनी सांसें थाम लेते हैं। चारों तरफ केवल एक ही गूंज सुनाई दे रही थी कि क्या ये स्वर्ग की इच्छा है जो किसी को ग्रेट एम्परर के पद पर सिद्ध कर रही है। एक नया ग्रेट एम्परर इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अनगिनत शूरवीर और प्राचीन घराने इस मंजर को देखकर कांप उठते हैं। गाउचन एंशिएंट स्टार के इंपीरियल क्लैन के पास अचानक हेवनली डाउ सील प्रकट हो जाता है। ये दृश्य देखकर क्लैन के बड़े बुजुर्ग तुरंत अपने मातहतों को हुक्म देते हैं कि एक नया ग्रेट एम्परर प्रकट हुआ है। हमारे इंपीरियल क्लैन को तुरंत अपने दूत भेजकर उन्हें सम्मान और नजराना पेश करना चाहिए। युवा कनिष्ठ शिष्य तुरंत सिर झुकाकर आदेश का पालन करते हैं। इसी बीच यांग फैमिली के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग, जिनकी सांसें उखड़ने लगी थीं, एक गहरी और भारी आवाज में अपने बेटों और पोतों से कहते हैं कि मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है। मेरे मरने से पहले अगर हमारी यांग फैमिली में कोई नया ग्रेट एम्परर पैदा नहीं हुआ तो तुम्हें दुनिया के सामने थोड़ा झुक कर चलना होगा और जब जरूरत पड़े तो अपनी कमजोरी भी दिखानी होगी। लेकिन तभी एक दूसरी खौफनाक साजिश पकने लगती है। यांग फैमिली का एक सदस्य अपने बड़े भाई को याद करते हुए अपने दूसरे भाई से कहता है कि गाउचन एंशिएंट स्टार की इस यात्रा पर तुम्हारा असली मकसद उस सिंफुल ब्लड यानी यांग किंगहुआन के बेटे को जिंदा या मुर्दा पकड़ना होना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें गाउचन एंशिएंट स्टार के उस नए बने ग्रेट एम्परर को नमन करने और उनका आशीर्वाद लेने जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लड मून सुप्रीम आसमान में तैरते हुए जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी आंखों में चमक और गर्व की लहर दौड़ जाती है। 800 सालों के भयानक संघर्ष, अपमान और उतार चढ़ाव के बाद आज का दिन उसके जीवन का सबसे महान दिन साबित हुआ था। वह चिल्लाकर कहता है कि 800 सालों के संघर्ष के बाद आज वो दिन आ गया है जब मैं ब्लड मून सुप्रीम सच्चाई के रास्ते पर चढ़कर आखिरकार एक ग्रेट एम्परर बन चुका हूँ। इसी दौरान जियांग फेंग अपनी जादुई चेतना में मिले नए इनामों को परखता है। उसके सामने एक अलौकिक जानकारी उजागर होती है कि ये खास दिव्य क्षमता सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरी प्राचीन शक्तियों को और अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। जियांग फेंग मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है कि अगर ऐसा है तो इसे तुरंत इस्तेमाल करो। आखिरकार ये महान जीत मेरी ही बदौलत हासिल हुई है। क्षण भर में उसकी प्रतिभा 500 गुना बढ़ जाती है और वो ब्रह्मांड की 2 सबसे दुर्लभ और विनाशकारी विद्याएं द सी चेंजेस इनटू फील्ड्स और हैंड ऑफ हेवन हासिल
कर लेता है। जैसे ही ब्लड मून सुप्रीम सोच रहा था कि उसने अपने दम पर साम्राज्य हासिल किया है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके सिर के ऊपर जो हेवनली डाउ सील चमक रहा है वो असल में उसका नहीं है। वो दहल जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है, ये रोशनी और ये मुहर मेरे वश में क्यों नहीं है। तभी सीनियर आत्मा मुस्कुराते हुए समझाती है कि ये हेवनली डाउ सील असल में तुम्हारे लिए नहीं आया है, बल्कि इसने अपने असली मालिक जियांग फेंग को पहचान लिया है और उसी के सिर पर जाकर स्थापित हो गया है। ये सुनते ही उपस्थित सभी महान हस्तियां सन्न रह जाती हैं। जियांग फेंग का प्रभाव और दबदबा देखकर आसपास खड़े सभी योद्धाओं की हिम्मत जवाब देने लगती है और उनकी रक्षात्मक क्षमताएं पूरी तरह बिखर जाती हैं। ब्लड मून सुप्रीम तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और कांपती हुई आवाज में जियांग फेंग से कहता है कि यंग मास्टर, प्रोफाउंड इन्फेंट रियल में होने के बावजूद आपके सिर पर हेवनली डाउ सील का होना इस बात का सबूत है कि आप साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। कृपया अब मुझे सीनियर कहकर पुकार कर शर्मिंदा न करें। मैं आपकी राह के सारे कांटों को साफ करने के लिए 10,000 बार भी मरने को तैयार हूँ। इसके बाद जियांग फेंग की नजर सामने बंधे हुए दो बुजुर्गों पर पड़ती है। असल में ये दोनों कोई और नहीं बल्कि जियांग फेंग की माँ यांग किंगहुआन के अपने सगे माता पिता यानी उसके नाना नानी यांग किंगशन और यांग यूएसी थे। यांग फैमिली के दूसरे भाई ने इन दोनों को अपनी कल्टीवेशन और जहरीली तकनीकों के जरिए कठपुतली में बदल दिया था। उनके शरीर के अंदर उनकी आत्माओं को मिटाया नहीं गया था, बल्कि उन्हें उनके ही शरीर में कैद कर दिया गया था। साजिश ये थी कि जब यांग चिंगहुआन अपने माता पिता को सामने देखेगी तो वो चाहकर भी हमला नहीं कर पाएगी। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगी तो उसे अपने ही हाथों अपने माँ बाप का खून करना पड़ेगा। ये कितनी खौफनाक और घिनौनी चाल थी ताकि पूरा परिवार आपस में ही लड़कर खत्म हो जाए। यांग फैमिली का दूत क्रूरता से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये बेहतरीन योजना किसने बनाई थी? ये योजना हमारी यांग फैमिली के सबसे महान रणनीतिकार ने बनाई है। तभी जियांग फेंग ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि सच में तुम्हारी योजना बहुत भयानक थी, लेकिन अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया है। मे फैमिली के बचे हुए लोग और यांग फैमिली के हमलावर चिल्लाने लगते हैं कि हे भगवान, ये तो यांग किंगहुआन का नीच बेटा है। ब्लड मून सुप्रीम आगे बढ़कर जियांग फेंग का स्वागत करता है और उसके कदमों में झुक जाता है। यांग फैमिली का योद्धा गुस्से में दहाड़ता है कि ब्लड मून सुप्रीम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक सुप्रीम बीइंग के तुम्हारे साथ होने से हमारी यांग फैमिली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? हमने सोल डिवोरिंग ब्लैक गोल्ड से ये पूरा कवच तैयार किया है। यंग मास्टर, आज मैं तुम्हें तुम्हारी नानी और नाना के हाथों ही मौत के घाट उतरवाऊंगा। अचानक यांग फैमिली का दुष्ट योद्धा अपनी उंगलियों से दोनों कठपुतलियों के सीने पर बने सील को दबाने की धमकी देता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि रुक जाओ जियांग फेंग, सुनो मेरी बात, ये दोनों कचरा इंसान मेरे हाथ में है। अगर तुमने उस कुत्ते ब्लड मून सुप्रीम को जरा सा भी आगे बढ़ाया तो मैं इसी वक्त इस पाबंदी को धमाके से उड़ा दूंगा और तुम्हारे नाना नानी की आत्मा के साथ खुद को भी खत्म कर लूंगा। जियांग फेंग, मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय देता हूँ। चुपचाप अपने घुटनों पर गिरकर यांग फैमिली के सामने आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हारे सामने तुम्हारे खून के रिश्ते तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। जियांग फेंग अपनी ठंडी और कातिलाना आंखों से उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि शीशी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 10 सेकंड तक भी टिक पाओगे? तुम्हें खत्म करने के लिए इतना वक्त भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास तुम्हारी इस पाबंदी को तोड़ने के 100 तरीके हैं। इससे पहले कि वो दुष्ट योद्धा कुछ समझ पाता, जियांग फेंग अपनी उंगली के एक इशारे से काल चक्र जैसी शक्ति चलाता है। उस दुष्ट की पूरी पाबंदी और मंत्र हवा में भाप बनकर उड़ जाता है। वो कांपते हुए चिल्लाता है कि नहीं, ये नामुमकिन है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं महान यांग फैमिली का सदस्य हूँ। लेकिन जियांग फेंग का एक खौफनाक प्रहार उसके पूरे वजूद को पल भर में राख में बदल देता है। जैसे ही कठपुतली का प्रभाव खत्म होता है, यांग किंगहुआन की माँ यानी जियांग फेंग की नानी होश में आती हैं। वे कांपती आंखों से सामने खड़े सुंदर युवा को देखती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे रोते हुए पूछती हैं कि अरे फेंगर, क्या तुम सच में मेरे फेंगर हो? जियांग फेंग तुरंत आगे बढ़कर अपनी नानी और नाना के घुटनों के पास बैठ जाता है और भावुक होकर कहता है कि नानी माँ, नाना जी, ये मैं ही हूँ, आपका पोता जियांग फेंग। मुझे आने में बहुत देर हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों को इतने कष्ट सहने पड़े। नानी माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने कांपते हाथों से जियांग फेंग का चेहरा छूते हुए कहती हैं कि फेंगर, तुम यहाँ क्यों आए? मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। लेकिन नहीं फेंगर, तुम्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि यांग फैमिली के दूसरे खूंखार बुजुर्गों को पता चले कि तुम यहाँ हो। तुम बहुत दूर चले जाओ। तुम्हारे नाना और मैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। यांग फैमिली एक ऐसा दैत्य है जिसे तुम अकेले कभी नहीं हरा सकते। तभी पास खड़ा डाओलिंग मुस्कुराते हुए आगे आता है और कहता है कि नानी जी, आप बेफिक्र रहिए, हमारे यंग मास्टर का टैलेंट स्वर्ग की सीमाओं को पार कर चुका है। वे किसी ग्रेट एम्परर से भी कहीं आगे हैं और हमारे पीछे खड़े ये दोनों बुजुर्ग कोई साधारण योद्धा नहीं है। आपकी यांग फैमिली को तो हमारे यंग मास्टर अपनी उंगली की एक चुटकी से तबाह कर सकते हैं। ब्लड मून सुप्रीम भी मुस्कुराकर सिर झुकाता है। जियांग फेंग अपने नाना नानी को ढांढस बंधाते हुए कहता है कि नाना जी, नानी माँ, आप दोनों बस आराम से बैठकर ये नजारा देखिए।
फिर वो अपनी सीनियर आत्मा से कहता है कि सीनियर, मुझे श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार के सटीक रास्ते की जानकारी मिल चुकी है, कृपया हमें तुरंत वहां ले चलिए। पलक झपकते ही वे सब श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार की पवित्र और प्राचीन धरती पर उतरते हैं। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। जियांग फेंग अपनी कड़कती आवाज में पूरे आसमान को गुंजा देता है कि 13th एंसेस्टर, बाहर निकलो। यांग लिंगकोंग, क्या तुम मर चुके हो? मेरी माँ ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत महान और दयालु इंसान हो और तुम उनसे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो। 13th एंसेस्टर अपने कमरे से बाहर आते हैं और जियांग फेंग के सिर पर दमकते हुए 10th हेवनली आई और हेवनली डाओ सील को देखकर दंग रह जाते हैं। वे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ की बातें सच में थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थीं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम नम्र होना जानते हो। सच तो ये है कि तुम्हारी माँ मेरी ताकत के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि 10 रेवोल्यूशंस, हेवनली फेट सुप्रीम बोन, 10 डाओ पैलेस और एक एंशिएंट स्टार का हेवनली डाओ सील लेकर पैदा होने वाला ये बच्चा सच में इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा अजूबा है। तुम्हारी माँ सही कहती थी, तुम सच में मुझसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो। 13th एंसेस्टर आगे कहते हैं कि तुम्हारे पास 10th हेवनली आई और ऐसा असीम टैलेंट है। मैं तुम्हें हमारी सम्राटों की कब्र में ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम अपने पूर्वजों को नमन कर सको और अपनी कुल परंपरा में वापस आ सको। मुझे यकीन है कि इसके बदले में तुम्हारा परिवार तुम्हारी माँ को भी रिहा कर देगा। जियांग फेंग का चेहरा पल भर में सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि मुझे तुम्हारे इस घटिया खानदान और पूर्वजों की पूजा करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मांगने आया हूँ, मेरी माँ को कहाँ कैद करके रखा गया है? 13th एंसेस्टर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि जियांग फेंग, तुम भी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी हो। क्या तुम सच में पूरी यांग फैमिली को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? जियांग फेंग गर्जना करते हुए कहता है कि अगर मेरी माँ ने इस खानदान में कोई अन्याय या दर्द सहा है तो इस पूरी यांग फैमिली को उसकी कीमत अपने खून से चुकानी ही पड़ेगी। 13th एंसेस्टर गुस्से में कहते हैं कि घमंडी लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी यांग फैमिली को चुनौती देने की? तुम आखिर होते कौन हो? जियांग फेंग अपने पूरे वजूद की ताकत को उजागर करते हुए चिल्लाता है कि मैं जियांग फेंग हूँ, यांग किंगहुआन और जियांग शन का बेटा, गाउचन एंशिएंट स्टारफील्ड का हेवनली दाव होल्डर और 10th हेवनली कर्टन का असली मालिक। 13th एंसेस्टर, मुझे सीधे सीधे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है, वरना मेरी माँ को ढूंढना सिर्फ वक्त का खेल है और इस रास्ते में कितने लोग मारे जाएंगे इसकी गिनती तुम भी नहीं कर पाओगे। 13th एंसेस्टर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भारी मन से कहते हैं कि यांग फैमिली के पास आसमान में चेन्युआन किंगहुआन नाम का एक मृत और बंजर ग्रह है। तुम्हारी माँ को वहीं कैद किया गया है, लेकिन याद रखना जियांग फेंग, वो जगह एक ऐसा नरक है जहाँ केवल गद्दारों और मौत की सजा पाए अपराधियों को रखा जाता है, जहाँ लाशें भी सलामत नहीं बचती। ये सुनते ही जियांग फेंग की आंखें खून से भर जाती हैं। वो बिना एक पल गंवाए चेन्युआन ग्रह की तरफ उड़ जाता है। वही दूसरी तरफ 13th एंसेस्टर तुरंत भागते हुए यांग फैमिली के वर्तमान क्लैन हेड के पास पहुंचते हैं। वे घबराकर चिल्लाते हैं कि क्लैन हेड, अनर्थ हो गया, यांग किंगहुआन का बेटा श्वेनहुआंग एंशिएंट स्टार में आ चुका है। वो वही बच्चा है जिसे हम सालों से ढूंढ रहे थे। उसके पास 10th रेवोल्यूशन हेवनली आई है, सुप्रीम बोन है और उसने गाउचन एंशिएंट स्टार के हेवनली डाओ सील को भी अपने वश में कर लिया है। वो अपने साथ एक सुप्रीम बीइंग को लेकर चेन्युआन की तरफ बढ़ा है। क्लैन हेड झल्लाकर कहता है कि 13th अंकल, क्या आप पागल हो गए हैं? यांग चिंगशन और यांग यूएससी तो हमारे दूसरे भाई के साथ गए थे और एक कुछ साल का बच्चा 10th रैंक हेवनली आई और हेवनली डाओ सील कैसे संभाल सकता है? तभी 13th एंसेस्टर रोते हुए कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, हमारा दूसरा भाई मारा जा चुका है। वो कोई साधारण बच्चा नहीं, साक्षात काल है। तुरंत अपने रक्षकों को बुलाओ वरना हमारी पूरी यांग फैमिली मिट जाएगी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग फेंग चेन्युआन ग्रह के खौफनाक और अंधेरे कैदखाने के सामने खड़ा है। चारों तरफ से यांग फैमिली के रक्षक उसे घेर लेते हैं। वे चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग फैमिली की सबसे पवित्र और सुरक्षित जेल में बिना इजाजत कदम रखने की? लेकिन जियांग फेंग के एक ही हुंकार से चेन्युआन के क्लैन हेड द्वारा लगाए गए 9 परतों वाले खौफनाक सुरक्षा चक्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जेल के एल्डर्स घबराकर चिल्लाते हैं कि ये नीच इंसान अपने साथ बाहरी दुश्मनों को मिलाकर हमारे पवित्र कैदखाने को तोड़ रहा है। युआन युए सुप्रीम, क्या तुम भी यांग फैमिली से दुश्मनी मोल लेकर अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? जेल के सबसे गहरे और अंधेरे कमरे में जहाँ बर्फ जम रही थी, जियांग फेंग अपनी माँ यांग किंगहुआन की बेजान और टूटी हुई चेतना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो रोते हुए पुकारता है कि माँ, आपका बेटा आपको इस नरक से वापस ले जाने आ गया है। ठीक उसी पल
जियांग फेंग भविष्य के 10 सालों की सबसे खौफनाक कल्टीवेशन को अपने शरीर में खींच लेता है। एक ऐसा खौफनाक और भयानक ऑरा जियांग फेंग के शरीर से बाहर निकलता है, जिससे पूरा शुआनहुआंग स्टारफील्ड थर थर कांपने लगता है। आसमान का रंग लाल हो जाता है और धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। उपस्थित सभी महान सुप्रीम और रक्षक अपने घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। ब्लड मून सुप्रीम और सीनियर आत्मा भी इस अप्रत्याशित ताकत को देखकर अपनी सांसें रोक लेते हैं। वे सब एक सुर में झुककर चिल्लाते हैं कि ग्रेट एम्परर, हम यंग मास्टर किंगहुआन के बेटे महान ग्रेट एम्परर को प्रणाम करते हैं। जियांग फेंग अपनी नानी माँ को अपनी माँ का बेजान शरीर सौंपते हुए कहता है कि नानी माँ, कृपया मेरी माँ का ख्याल रखिए। नानी माँ रोते हुए कहती हैं कि फेंगिर, सिर्फ एक सम्राट ही इस दिव्य प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। तुम आगे बढ़ो, अपनी माँ को हमारे हवाले छोड़ दो। तभी यांग फैमिली के कई प्राचीन पूर्वज आसमान में प्रकट होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा पूर्वज हाथ जोड़कर कहता है कि सीनियर, हमारी यांग फैमिली की आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आप इस मामूली जूनियर के लिए हमारे खानदान से क्यों टकरा रहे हैं? कृपया यहीं रुक जाइए। यांग फैमिली आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना देगी। जियांग फेंग का विशालकाय रूप आसमान को ढक लेता है। वो ठंडी और गरजती आवाज में कहता है कि बकवास बंद करो। क्लैन हेड चीखता है कि पूर्वजों, हमारी मदद कीजिए। इस नीच दामाद के बेटे ने हमारे खानदान के दरवाजे को तोड़ दिया है। हमारी यांग फैमिली की शान की रक्षा कीजिए। तभी यांग फैमिली के सबसे बड़े पूर्वज ग्रेट एंसेस्टर आगे आते हैं और नम्रता से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा नाम जियांग फेंग है ना? अपनी इस अलौकिक शक्ति को यहीं रोक दो। इस तरह की दैवीय शक्तियां जो सीधे धरती के मूल से जुड़ती हैं, वे तुम्हारी अपनी कल्टीवेशन की नींव को हमेशा के लिए तबाह कर देंगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्लैन हेड बीच में चिल्लाता है कि पूर्वज, ये उस नीच इंसान का ही रूप है। ग्रेट एंसेस्टर गुस्से में चिल्लाते हैं कि चुप रहो बेवकूफ। फिर वे जियांग फेंग की तरफ देखकर कहते हैं कि बच्चे, तुम क्या चाहते हो? हम आपस में बात कर सकते हैं। जियांग फेंग, तुम्हारा टैलेंट इस पूरी दुनिया में बेमिसाल है। आज तुमने उस शक्ति पर काबू पा लिया है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। मैंने अपने पूरे जीवन में तुमसे बड़ा ज्ञानी और ताकतवर योद्धा नहीं देखा। तुम्हें अपनी ही यांग फैमिली के साथ इस हद तक दुश्मनी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्लैन हेड को छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ कि यांग किंगहुआन को तुरंत पूरी तरह रिहा कर दिया जाएगा और यांग फैमिली इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे नाना नानी को भी पूरी आजादी दी जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हें हमारी यांग फैमिली का अगला वारिस और मालिक घोषित किया जाएगा। जियांग फेंग एक ठंडी और कड़वी हंसी हंसता है और पूछता है कि और मेरी माँ ने जो इतने सालों तक दर्द और यातनाएं सही हैं, उसका क्या? मेरी माँ की जो दिव्य चेतना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उसका हिसाब कौन देगा? ग्रेट एंसेस्टर झुककर कहते हैं कि किंगहुआन को ठीक करने के लिए अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन भी निछोड़नी पड़े तो मैं उसे ठीक करने का रास्ता निकालूंगा। जियांग फेंग 13th एंसेस्टर की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है कि 13th एंसेस्टर, मैंने अपनी माँ की यादों में आपको देखा था। आप मेरी माँ के प्रति बहुत अच्छे थे और आपने ही मुझे उनकी बिखरी हुई चेतना का आखिरी टुकड़ा दिया था। इसीलिए आपने अपने परिवार के 10 करीबियों की जानें बचा ली हैं। 13th एंसेस्टर, तुरंत अपने 10 वंशजों को लेकर यहाँ से दूर चले जाइए, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि गुस्से में कहीं मेरे हाथों वे भी न मारे जाएं। 13th एंसेस्टर कांपते हुए अपने बच्चों को लेकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन बाकी पूर्वज गुस्से में चिल्लाते हैं कि जियांग फेंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक सम्राट की ताकत हासिल कर लेने से तुम जो चाहे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छलावा शक्ति से यांग फैमिली की अमर महानता को चुनौती दे सकते हो? जियांग फेंग दहाड़ता है कि बहुत हुई बकवास, आज इस खानदान का अंत तय है। यांग फैमिली के सभी पूर्वज एक साथ मिलकर अपनी सबसे बड़ी कुल शक्ति और हथियार को जागृत करते हैं। वे चिल्लाते हैं कि इस नीच राक्षस को दबाओ, लेकिन जियांग फेंग अपनी हैंड ऑफ हेवन तकनीक का इस्तेमाल करता है। आसमान से एक विशालकाय जादुई हाथ नीचे गिरता है और यांग फैमिली के उन सभी पूर्वजों, उनके हथियारों और उनके घमंड को एक ही झटके में मसल कर रख देता है। ग्रेट एंसेस्टर ये देखकर चीख पड़ते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो साक्षात स्वर्ग का हाथ है। हमारी यांग फैमिली की सदियों पुरानी नींव इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं है। हे पूर्वज देवता, प्रकट होइए और अपनी संतान की रक्षा कीजिए। उसी पल आसमान में एक खौफनाक और विशालकाय प्राचीन आत्मा प्रकट होती है। मैनिफेस्टेड डिवाइन एंसेस्टर, वो प्राचीन देवता जियांग फेंग की तरफ देखकर गहरी आवाज में कहता है कि अद्भुत, मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेमिसाल सम्राट नहीं देखा जो 10th रेवोल्यूशन, हेवनली आई, सुप्रीम बोन और आउटर रियल्म के हेवनली डाउ सील को एक साथ धारण करता हो। तुम्हारे अंदर मेरी ही यांग फैमिली का खून दौड़ रहा है। तुम्हारी ये ताकत सच में बहुत खौफनाक है, लेकिन तुम्हारी इस अस्थायी शक्ति की एक सीमा है।
इससे पहले कि तुम्हारी ये शक्ति खत्म हो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। वो प्राचीन देवता अपने सबसे भयानक हमले से जियांग फेंग पर वार करता है, लेकिन जियांग फेंग की आत्म सुरक्षा शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, जिससे उसकी सभी क्षमताएं दोगुनी ताकत के साथ भड़क उठती हैं। जियांग फेंग की ताकत पल भर में दोगुनी हो जाती है। वो एक ही मुक्के में उस प्राचीन देवता की विशालकाय आत्मा को हवा में उड़ा देता है। एंशिएंट एंसेस्टर चीखता है कि ये नामुमकिन है, सब कुछ तबाह हो गया। हार मानकर वो दुष्ट पूर्वज अपने ही शरीर में मौजूद एक प्राचीन अमर शैतान को पुकारता है कि मुझे अपनी बलि स्वीकार करो, मुझे अपनी देह ले लो, बस इस लड़के का खून बहा दो। वो अमर शैतान पूर्वज के शरीर पर कब्जा कर लेता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वाह, इस बाहर की दुनिया में भी इतना महान टैलेंट पैदा हो सकता है। लड़के, मेरे सामने घुटने टेक दो और मैं तुम्हें इमॉर्टल रियल्म में ले जाऊंगा, वरना मेरी एक ही चाल तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगी। जियांग फेंग मुस्कुराता है और अपनी परावर्तक शक्ति को जगाता है। वो कहता है कि बदकिस्मती से तुम्हारे पास वार करने का सिर्फ एक ही मौका था। वो अमर शैतान अपनी सबसे विनाशकारी तकनीक चलाता है, लेकिन जियांग फेंग का पलटवार उस पूरे हमले को दोगुनी ताकत के साथ वापस उसी शैतान पर दे मारता है। वो शैतान पागलों की तरह चीखने लगता है कि ये कैसे संभव है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। 1 साल बाद जब मेरी योजना पूरी होगी तो तुम सब कीड़े मकोड़े मेरा भोजन बनोगे। मेरी असली देह जब नीचे उतरेगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जियांग फेंग उस शैतान की आत्मा को अपने वश में करके उसे अपना गुलाम बना लेता है। सीनियर आत्मा घबराकर पूछती है कि जियांग फेंग, तुम इस खौफनाक आत्मा का क्या करने वाले हो, इसे कहाँ बंद रखोगे? जियांग फेंग मुस्कुराते हुए सीनियर आत्मा की तरफ देखता है और कहता है कि सीनियर, मैं आपके लिए एक असली भौतिक शरीर का निर्माण कर रहा हूँ। आप हमेशा इस अंगूठी में बंद तो नहीं रहना चाहती थी ना? सीनियर आत्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब यांग फैमिली का पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था। आसपास के प्राचीन घरानों और बड़े बड़े राजाओं में हड़कंप मच गया था। वे सब आपस में बातें कर रहे थे कि उस नौजवान से कभी दुश्मनी मत लेना, वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो साक्षात चुना हुआ नायक है। हमें तुरंत उसके लिए कीमती उपहार भेजने चाहिए और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ जियांग फेंग अपने परिवार के साथ एक शांत महल में बैठा था। उसकी माँ यांग किंगहुआन अभी भी बेहोश और बेसुध लेटी हुई थी। जियांग फेंग के पिता जियांगशन उदास होकर पूछते हैं कि फेंगर, तुम अपनी माँ के शरीर के जख्मों को तो ठीक कर सकते हो, लेकिन क्या तुम उनकी खोई हुई यादों और चेतना को वापस नहीं ला सकते? जियांग फेंग भारी दिल से कहता है कि पिताजी, मैं नाकाम रहा। माँ की चेतना पूरी तरह से मिट चुकी है, जिसे साधारण साधना से ठीक नहीं किया जा सकता। तभी वो बंदी बना शैतान आत्मा हंसते हुए कहता है कि हाँ, लड़के, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अपनी माँ की नष्ट हुई चेतना को तुम कभी वापस नहीं ला सकते। अगर जानना चाहते हो कि कैसे ठीक होगी तो मेरे गुलाम बन जाओ। जियांग फेंग उसकी बात को अनदेखा करते हुए अपने पिता से कहता है कि पिताजी, निराश मत होइए। भले ही मैं माँ को सीधे परम पद पर न पहुँचा सकूं, लेकिन मेरे पास उन्हें पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है। हमें 3 बेहद दुर्लभ और पौराणिक चीजों की जरूरत होगी। 1. रीबर्थ फ्लावर, पुनर्जन्म का फूल, माँ की आत्मा के लिए। 2. ट्रू इमॉर्टल बोन, सच्चे अमर की हड्डी, उनके शरीर के लिए। 3. येलो फायर ऑफ एन इमॉर्टल एम्परर, रिफाइन करने के लिए। और इन सबको जोड़ने के लिए समय का एक डाओ स्पिरिट चाहिए, ताकि हम समय की नदी में जाकर माँ की पुरानी यादों को वापस निकाल सकें। ये सुनते ही उसके पिता और दादाजी हैरान रह जाते हैं। पिता पूछते हैं कि फेंगर, ये रीबर्थ फ्लावर क्या है? तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? क्या ये सच में इस दुनिया में मौजूद है? जियांग फेंग आत्मविश्वास से कहता है कि मैंने ब्रह्मांड के नियमों की गणना की है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आत्मा को दोबारा जिंदा कर सकती है तो वो यही फूल है। ये निश्चित रूप से मौजूद है। ठीक उसी पल बाहर से एक प्राचीन दूत दौड़ता हुआ आता है और एक पुराना नक्शा दिखाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप इसी रीबर्थ फ्लावर की बात कर रहे हैं? मैंने सालों पहले एक प्राचीन खंडहर में एक अमर फिनिक्स को देखा था और उसी खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में ये रीबर्थ फ्लावर खिल रहा था। इतना ही नहीं, उस खंडहर के अंदर एक ट्रू इमॉर्टल की लाश भी मौजूद है। जियांग फेंग मुस्कुराकर अपने पिता से कहता है कि देखिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि जो मैं कहता हूँ वो इस दुनिया में जरूर मौजूद होता है। इसके बाद जियांग फेंग अपनी आंतरिक शक्तियों का ध्यान लगाता है। उसके पास विशाल आत्मिक ऊर्जा जमा हो चुकी थी। वो अपनी साधना की सीमा को एक नए स्तर पर ले जाता है और नई दिव्य शक्तियों का आह्वान करता है। उसे समय चक्र को 1 घंटे पीछे ले जाने की क्षमता और कठोर साधना से असीम फल पाने का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। जियांग फेंग अपने लिए 3 मुख्य लक्ष्य तय करता है। 1. रीबर्थ फ्लावर हासिल करना। 2. ट्रू इमॉर्टल बोन हासिल करना। 3. माँ की चेतना वापस लाकर पूरे परिवार को एक करना। वो अपने भविष्य की कल्टीवेशन का ध्यान लगाता है और देखता है कि 20 सालों में वो परम अमरता की पराकाष्ठा को छू लेगा। जियांग फेंग मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर चमकते हुए सुंदर नीले आसमान की तरफ देखता है। सीनियर आत्मा उसके पास आकर पूछती है कि यंग मास्टर, आप इतने गहरे सोच में क्या देख रहे हैं? जियांग फेंग आसमान की तरफ हाथ फैलाकर बेहद शांत और दार्शनिक अंदाज में कहता है कि सीनियर,
इस आसमान को देखिए, ये कितना विशाल है, ये दुनिया कितनी असीम है, जिसकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत, न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। सब कुछ केवल डाव है। सीनियर आत्मा मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है कि सच में एक महान ज्ञानी की सोच हम साधारण जीवों की समझ से बहुत परे होती है। आज का मौसम सच में बहुत खूबसूरत है और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीजन यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।